बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीला लीलाइज अथई माग मिंथ जो, जे लीलाई न लही तां पिण लीलाइज, आसर म लाहिज सॼण ॿाझींदड़ घणो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मां आहियां तव्हांजी होस्ट नताशा चन्ना। तव्हांखे पंहिंजे पसंदीदा प्रोग्राम में भलीकार चवां थी। उमेद करियां थी अवां पंहिंजे घर भातियुनि समेत ठीकु ठाक हशाश बशाश ऐं ख़ैरो आफ़ियत सां हूंदा ऐं दुआ आहे ईअं ई सदाईं मुरकंदा ऐं महकंदा रहो। नाज़रीन, प्रोग्राम में असां मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं। तव्हांखे ख़बर आहे कॾहिं एंटरटेनमेंट जा हूंदा आहिनि, कॾहिं रिलीजियस मैटर्स ते ॻाल्हाईंदा आहियूं, जेके बि रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में असांजे जेके आस पास शयूं थींदियूं आहिनि उन्हनि जे मुताबिक़ असां कोशिशि कंदा आहियूं त पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कयूं उन्हनि खे ऐं अव्हां उन्हनि जी वीचार वंडण लाइ ऐं असांजा जेके महिमान शख़्सियतूं हिते मौजूदु हूंदियूं आहिनि असां सां उन्हनि खां सवाल करण लाइ असांखे लाइव कॉल्स कंदा आहियो। त मौज़ू ते अॻिते वधण खां अॻु में ॿुधाईंदा हलूं त स्क्रीन ते तव्हांखे हिकिड़ो नंबर शो थींदो हूंदो, उन ते कॉल करे असां सां प्रोग्राम में शामिलु थियो। नाज़रीन, मौज़ू ते अगरि अॼु असां हलूं डायरेक्टली त तव्हांखे पहिरीं त मौसम जे बारे में चवां त ॾिसो, तव्हांखे ख़बर आहे सर्द मौसम अची चुको आहे, त असांजो टॉपिक बि अॼु उन सां रिलेटेड आहे त सर्दीअ जे मौसम में मौसम जी तब्दीलियुनि में जेको वायरल इन्फेक्शन्स थियनि था, एलर्जीज़ थियनि थियूं, उन जे बारे में अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। त तंदुरुस्ती हज़ार नेमत आहे, इहा जेका असांजी वॾनि जी चवणी आहे उनखे असां पंहिंजे दर्सी किताबनि में ऐं जेके रवाजी ॻाल्हि ॿोल हलंदी आहे उन में अक्सर तव्हीं ऐं असां ॿुधंदा ईंदा आहियूं। त उन्हनि में जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियूं अचनि थियूं उन जो जॾहिं असांखे तजुर्बो उन जी जेका मायना ऐं चवणीअ जो मफ़हूम आहे उन जो तजुर्बो तॾहिं थींदो आहे जॾहिं कंहिं बीमारियुनि में असां वकुड़जी वेंदा आहियूं। नॉर्मली जेके बीमारियूं हुजनि थियूं उन्हनि में इहो हूंदो आहे त अगरि खाधे पीते जो तव्हां सही ख़्यालु नथा रखो या वरी सुम्हण उथण जो जेको वक़्तु हूंदो आहे उन में असां बेपरवाही करे छॾींदा आहियूं त इन सां काफ़ी मसइला पैदा थींदा आहिनि। साफ़ु पाणी पीजे ऐं खाधे पीते खे हाज़मे जे हिसाब सां जंहिं तरह जो तव्हांखे हाज़मे खे सूट थो करे खाधो पीतो उहो खाईंदासीं ऐं जेको आहे साफ़ु रहणु, पंहिंजे जिस्म खे साफ़ु सुथिरो रखणु, हथ धोअणु, ॾंदनि खे साफ़ु करणु ऐं रोज़ु वर्ज़िश करणु, इहो सभु कुझु कंदासीं त तक़रीबन 80% जेको आहे उहो असां पंहिंजे पाण ते बीमारियुनि जो जेको आहे ज़ाब्तो आणण में आसानी असांखे थी वेंदी आहे। हाणे नाज़रीन, कुझु ईअं थींदो आहे जो कुझु बीमारियूं वरी अहिड़ियूं आहिनि, कुझु मसइला अहिड़ा पैदा थियनि था जेके मौसमनि जी तब्दीलुनि सां था थियनि। जीअं माहौलियाती जेका चेंजिस अचनि थियूं जिन खे एनवायरमेंटल चेंजिस चवंदा आहिनि, उहे जीअं ईंदियूं थियूं वञनि त उन में डिफरेंट असांखे वरी मसइला ॿिया पैदा थियनि था। जीअं गर्मी ईंदी आहे, ऊन्हारो ईंदो आहे, जीअं त ऊन्हारे में हीट वेव अचे थी, सही आहे। इन ई तरीक़े सां जॾहिं सियारो अचे थो त उन में हिकिड़ी या त सख़्तु सर्दी अची वेंदी आहे या वरी वायरल इन्फेक्शन्स ऐं एलर्जीज़ अची वेंदियूं आहिनि। त उहे उन्हनि खे कीअं ओवरकम कजे, उन खां अलावा इहे घणो करे छा थींदो आहे जो ॿारड़नि में वधीक हूंदो आहे, छो त उन्हनि में क़ुवत मदाफ़त जेका आहे उहा घटि हूंदी आहे, कमज़ोर हूंदा आहिनि, त इन करे उहे वधीक उन्हनि वायरल इन्फेक्शन्स खे प्रो हूंदा आहिनि, यानी उन्हनि खे जल्दी थींदो आहे। ऐं ॿियो ॿिया अहिड़ा माण्हू जेके जंहिंजो बि इम्यून सिस्टम जंहिंखे चइजे त उहो कमज़ोर हुजे थो त उहे जल्दी इन्हनि बीमारियुनि में विछड़नि था। इन्हनि सभिनी अच्छा वरी सोन ते सुहाग छा थींदो आहे जो असां ॿियो सभु कुझु करण खां डायरेक्ट जीअं डॉक्टर ॾे वञण खां पहिरीं असां हेॾां होॾां जी ॿुधल ॻाल्हियुनि में टोटकनि खे आज़माइण लॻंदा आहियूं। त इन्हनि सभिनी जेका सेल्फ मेडिकेशन आहे उन ते घणो कंदा आहियूं। त इहो सभु कुझु इन जे बारे में जेतिरियूं बि परेशानियूं आहिनि उहे अॼु नाज़रीन असां तव्हांजी हमेशह जे लाइ जिंदु छुॾाए छॾींदासीं उन्हनि खां। असां वटि हिकिड़ी माहिर डॉक्टर अॼु असां दावत ॾिनी आहे, उन्हनि खां मिलाईंदासीं, पर उन जो इंट्रो पोइ तव्हांखे ॾींदसि। सभिनी खां पहिरीं हलूं था हाणे ख़ैबर पख्तूनख्वा ॾांहुं। जी फरज़ाना। थैंक यू सो मच नताशा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ग्रानो कदरमनो ज़ेम स्तासी कुर्बा फरजाना अफरीदी हिलाल अरम चिरुक जोड़ और खुशहाल बे और कदरमनो दा टाइम पाकिस्तान टाइम प्रोग्राम चिदे हर इतवार 2 बजे न सलूर बजे स्तासु पतराना खिदमत की मुंगा हाजिरी गो कदरमनो स्तासु गडुन स्तासु शमूलियत जमुंगा प्रोग्राम की चिदे आगा ढेर ज़्यादा ज़रूरी है। टूलना अवल बज़ तासु तखपल नंबर हुए मा जमुंगा नंबर चिदे आगा तासु नोट के दा टाइम पर स्क्रीन बांधे बा हम तासु जमुंगा नंबर गोरे 021 दादा कराची कोड दे लाइव प्रोग्राम दे 99231098 यूज़र बिया वज़न नंबर रिपीट कमा 99231098 दा जमुंग दा राब्ते नंबर दे तासु पदी नंबर बांधे मुंग ता कॉल कवले शे जमुंग न तपुसु न कवले शे स्तासु फीडबैक न स्तासु फ़ोन कॉल्स न चिदे जमुंगा हौसला अफजाई चिदे आगा नूर हम ज़्यादा शे मुंग ता हौसला मिलावीगी चितासु सहम पुख्तनी कवे या स्तासु पजर सारमानी और तासु तदा हम पता दा चि जमुंगा पदी प्रोग्राम की चिदे आगा संदरी हम विच कमी संदरी स्तासु खुशी हुई या मुंगा हमेशा चिकम दा टॉपिक्स को या कम प्रोग्रामों न चि मुंगा को पा आगे के यो न यो
ټاپکس چې دی هغه ریلیټډ وي هغې نه تاسو تپوسونه کولی شئ ولې موږ ته چې ده زیاته حوصله افزایي ملویږي دا پروګرام چې دی ستاسو پروګرام دی قدرمنو لکه نن سبا چې دی موسم چې دی هغه ډېر زیات بدل شو ډېر زیات چینج شو لکه دسمبر میاشت او په کراچۍ کې هم چې دی هغه یخني شروع شوې ده یخني ده خو دومره یخني نه ده لکه څنګه چې په خیبر پښتونخوا خواته موږ لاړ شو هلته ډېره زیاته یخني د بلوچستان خواته یا پنجاب یا سند د نورو خواته موږ لاړ شو نو هلته یخني شته خو الحمدلله کراچۍ کې یخني نشته خو بیا هم یخني ده او څنګه چې موسم بدل شي اټومیټیکلی د انسان چې کوم جسمو درجه حرارت هم ورته ویل کیږي یا د انسان چې کوم ټمپریچر دی هغه اټومیټیکلی چینج شي نو انسان مختلف بیماریانو کې کنورټ شي که د ګرمۍ موسم وي یا د بهار موسم وي دا هم د انسان باندې چې دی هغه اثر انداز کیږي نن سبا چې دا ډیزیز ډېر زیات شوي دي لکه نزله زکام تاسو ته به زما د اواز نه هم پته لګي زما هم لږه لږه چې دا مری خوږیږي نزله زکام ولی وي او انسان بیمار ولی شي نو قدرمنو همیشه زمونږ په دې پروګرام کې یو نه یو میلمه ضرور وي نن هم چې مونږ کومه ایکسپرټه راغوښتې ده د هغې نه به تپوسونه کوو هغه ماشاءالله په هیلث په باره کې به د هغې نه تپوسونه کوو ډېر ښه ټپس به د هغې نه اخلو چې بی مونږ څنګه د خپل ځان خیال وساتو څنګه د خپل صحت خیال وساتو او نن سبا ماشومان هم ډېر زیات بیماریږي د هغوی هم چیسټ پرابلم شي د چا بیا چیسټ پرابلم دومره زیات شي چې هغه انفیکشن شي نو آیا مونږ څه داسې تدابیر اختیار کړو چې مونږ ته چې دی اسانتیاوي یعنې د هغو بیماریانو مونږ چې ده مقابله کولی شو نو قدرمنو تاسو ته ما وویلو یو ډېره زبردسته ډاکټر شبانه ناز چې ده هغه دا ټیم موږ سره په سټوډیو کې ده د هغې په هکله به زه تاسو ته وایم چې هغه ماشاءالله ستاره امتیاز هم ده دا زموږ دپاره ډېره د اعزاز خبره ده او د هغې ډېره مننه چې هغې دومره قیمتي وخت د خپل ژوند نه ایستلی دی او زموږ په سټوډیو کې راغلی ده قدرمنو اوس به ځو د افشان اړخ ته دا چې دی پاکستان ټایم دی د څلورو صوبو نمایندګي مونږ کوو افشان دا ټیم بالکل ریډي ده او ماشاءالله ډېره زیاته ښایسته ښکاري د دې نه به هم تپوس کوو چې آیا د موسم چینجینګ دی او دا ټیم ډېره زیاته ښایسته ښکاري زه به د افشان اړخ ته جی افشان ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਫਸ਼ਾਨ ਸਹਿਰ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 99231098 ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਐਲਰਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਆਮ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਾਸ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਚਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਔਕਾਤ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਜੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਦੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਦੀਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੌਸ਼ੀਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मंच में होस्ट ज़िमल बलोच शुमरा वशात कुशी PTV नेशनल प्रोग्राम पाकिस्तान रंगा
शुमा इदा तगे शुमारा गुशी कि शुमा ब्याय होती फ़ोन पे कने अम्मा गु गप भी जने इदा अम्मा शुमे मसला मसाइला गुशदारा हर्रो अम्मे सर हाल जिता जिताए भी भले मंगुशी कि शुमा ब्याय गुमा गप भी जने हर चीज़ शुमे मसला मसाइला शुमे गुमा गप जनक लूटे ब्याय गप जने अंचुके गुशगाए नताशा के अदिल शुता अदिला अम्मा दुआएं नेक कना अम्मा अल्लम गुशिंग की शुमा होती अल्लम दुआएं तारा याद पे कने और अम्मा गुशंग की कामयाब कामरान पदा बे होती सीटे सरा वी मिस यू अदिल सो मच तो मर्ची अम्मे सर हाल मौसम में सराए मौसम बदल बु गए अंचुके बलूचिस्तान शुमारा मालूम है कि सख्त सर्दे भले ई सर्दी होती गूँ जेड़ा जंजाल कारी अम्मा इदा बरे जान हड दर्द दो ज़ुकाम पशक कुल्लग इमरदरा ई जेड़ा अंगो अम्मा ग्वज़ाम भले अन्नु एक से बलाएं जेड़ा कोरोना अगो अम्मा तनिसी अम्मा सर पेटाला तो ये अम्मे सरा बाज मुश्किल कहते हैं तो अम्मा इशरा अम्मा लोटंग के अम्मा इशी गो गोतरा यूज़ टू पिकना ताकि अम्मा इशीचे देमा बरोआ शुमा ब्याय गुड़ा गोती अम्मा देमा बरम प्रोग्रामा गोती सर हाल गोती वशिन डॉक्टरा आहता गुमा निश्ता शुमा गुमा अबर कने यगी शुमारा ये मसला मसाइला यक माती भी यक की ऑफिसर रहोगी यक यारा कार रहोगी ज़रूरी है कि अम्मा सेहतमंद बेबा अम्मा वती कारां पवश वश दिली वती गिसा सर अंजाम बेदया कना ब्रावी संगता कुम कनी दाड़े उरिंकेरा ओ बरेर और नने फ़ोन केर नन तो हमरा मरेर नन गाना बेनिफिना उर्फ तो ईद के ना फ़ोन केर नने नन इंतज़ार के ना नुमा कॉलना बाबू बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले जीमल हम आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माशाल्लाह आपने बहुत प्यारा बोला और हमारे लिए तो खुश नसीबी की बात है कि आप जो है ना आपने बलोची में भी बात की और आपने हमारे साथ जो है ना ब्राहवी में भी बात की। बहुत खुशी हुई जीमल, आज के प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। आज आपका पहला प्रोग्राम है हमारे साथ और जीमल माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बोली हैं और हमारे लिए मैं जैसे अभी भी बोल रही हूँ कि हमारे लिए खुश नसीबी है कि आप बलोची में भी बात कर रही हैं, ब्राहवी में भी बात कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम वैसे ही खूबसूरत लेकर चलेंगे। नौशीन, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा जब आप आ रही थी, क्योंकि आप एक्साइटेड भी हो रही हैं। आज आपका फर्स्ट प्रोग्राम है हमारे साथ, हम सब आपके साथ हैं। जी जीमल। जी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए वाकई में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इस तरह चारों सूबों को एक साथ लेके चलना और आप लोगों से बात करना और नए नए लोगों से और नए नए टॉपिक पे बात करना स्पेशली मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और सबसे जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है इस वक्त मैं अपने बलूचिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो आएंगे, वो मुझसे बात करेंगे, वो मेरी हौसला अफजाई करेंगे। ये मेरे लिए मेरे ख्याल में सबसे अहम होगा और सबसे खुशाइंद होगा। मैं वेट कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल, बहुत आपको वेलकम करते हैं जिमल। एक चीज़ मैं थोड़ा सा नाजरीन से क्लियर कर लूँ। एक्चुअली बात यह है नाजरीन के यहाँ पे थोड़ा सा नौशीन और जिमल में वो हो गया है। बात यह है कि एक और होस्ट आ रही थी तो पहले यही था माइंड में कि वो आ रही हैं, लेकिन अब हमारे साथ जिमल बलोच मौजूद हैं तो इसलिए थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन है। इस वक्त ये हमारी जो न्यू होस्ट हैं हम इनको वेलकम करते हैं। जिमल बलोच साहिबा हदील, जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में हमने आपके सामने बात हुई थी कि उनको कोई असाइनमेंट्स मिली थी, वो आउट ऑफ कंट्री चली गई, उन्होंने अलविदा कह दिया है। हमारी बहुत सारी दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन ये कि अब जैसे आपको पता है शो मस्ट गो ऑन कहते हैं ना, तो अब यही बात है। अब जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी रुकती नहीं है, चलती रहती है। जिमल बहुत अच्छी, इंशाल्लाह इनके साथ मज़ा आएगा। और जी तो अब नाजरीन हाणे सिंधी में था हलूं। हाणे नाजरीन महिमान ते था हलूं। जीअं तव्हांखे ॿुधायमि त अॼु असां हिकिड़े माहिर डॉक्टर खे हिते दावत अर्ज़ु रखी आहे जिन खां असां सवाल जवाब कंदासीं। असां सां अॼु शबाना नाज़ साहिबा मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शबाना। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ जी। आपको ये भी बताते चलें, इहो ॿुधाईंदा हलूं नाज़रीन त ही जेके आहिनि वो न्यूरो मस्कुलर स्पेशलिस्ट आहिनि, न्यूरो मस्कुलर स्पेशलिस्ट आहिनि। बाक़ी हिननि जी ही जेका आहे बाकी डॉक्टर साहिबा खां पुछूं था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी हियर और दूसरा ये है कि बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है जिसमें हम अपने पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चल रहे हैं। एक छोटा सा शेर मुझे याद आया। जी जी क्योंकि हम डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते। नहीं सब एक्सपेक्ट हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, इस मोहब्बत की मिट्टी को हम पाकिस्तान कहते हैं। क्या बात। तो बिल्कुल इसी तरह से हम पूरे सूबे हमारे हैं, पूरा पाकिस्तान हमारा है। और बड़ी प्यारी ज़बान में देख रही थी क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मुझे बलोची, सिंधी, पंजाबी, पंजाब से भी मुझे मेरा ताल्लुक़ है, पंजाबी भी मेरी बहुत अच्छी है और सिंधी भी, और बलोची में मैं काफ़ी
अरसा मेरी जॉब भी रही है लियारी में, तो मुझे बलोची भी बड़ी अच्छी तरह से समझ भी आती है, लेकिन बोलने में थोड़ी हेजिटेशन है। लेकिन बहरहाल जो भी व्यूवर्स या जो भी कॉलर हमें कॉल करेंगे तो वो ये समझ ले कि हमें सब समझ आएगा, मुझे समझ आएगा ना। अगर जो भी ज़बान आपको आती, पंजाबी आती है, सिंधी आती है, तो अच्छा लगेगा हमें भी आपके साथ बात करके। अच्छा, पहले तो ये कह रही हैं कि आप मतलब शायरी सुना रही हूँ, तो अच्छी बात है, क्योंकि जब ये मेकअप रूम में एंटर हुई है तो मैंने बिल्कुल नहीं इनको पहचाना। मैंने कहा कहाँ डॉक्टर होंगी ये, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं शबाना डॉक्टर हूँ। तो मैंने कहा माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है और ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा कहते हैं ड्रेसिंग करनी चाहिए और अच्छा खुश अखलाक भी होना चाहिए। और दूसरी बात अफशा, जल्दी एक दूसरे से घुल मिल जाए। दूसरी बात अफशा इनकी ये कि जैसे ये इनकी फील्ड इस तरह है, डॉक्टर फील्ड है, तो डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स इनके पास आ सकते हैं, जैसे बलूची लैंग्वेज वाले और पश्तो लैंग्वेज वाले। जी जी अफशा। तो जी वो इंट्रोडक्शन मैं भूल गई असल में हम दूसरी बातों में, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि वो किस किस लिए हमें कॉल कर सकते हैं। एक्चुअली मैं न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ और इसमें हम जैसे वक्त के साथ साथ वेदर के साथ आपने जैसे ब्रीफ किया कि हर तरह की मतलब हाइजीन, पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये है कि आपको वो जो वेदर की चेंजेस हैं उससे जो भी प्रॉब्लम हो, वेदर की चेंजेस में एलर्जीज भी शामिल हैं, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे जॉइंट पेन है, बैक पेन है, सर्दियों में आपको आर्थराइटिस है, अगर आपका पेन एग्रीवेट होता है, गर्दन का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, हम उसमें भी बात करेंगे। क्योंकि मैं यूके सर्टिफाइड हूँ डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट्स इंजरीज़ में भी। आप जो स्पोर्ट्स इंजरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हम उस पर भी बात कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में। और जैसे फरजाना ने कहा सितारे इम्तियाज़ अभी तक तो नहीं मिला, हो सकता है इनकी बात सुन के मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट सितारे इम्तियाज़ दे दे इंशाल्लाह ताला। सितारे पाकिस्तान है मेरे और बहुत सारे रोल मॉडल वुमेन अवार्ड, एक्सीलेंट, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। लिस्ट लूँगी तो काफ़ी देर हो जाएगी, लेकिन ये है कि मेरे नेशनल इंटरनेशनल हेल्थ अवेयरनेस सेशंस आते हैं डिफरेंट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, चाइना, यूके, बहुत सारी कंट्रीज से मेरे हेल्थ अवेयरनेस सेशंस आते हैं। पाकिस्तान में भी मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके वर्कशॉप्स, उनके जितने सेमिनार्स हैं वो मेरे होते हैं। और बाकी मैं अपना काम कर रही हूँ डिफरेंट अपने फील्ड में। यही है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अभी बाकी बड़ा लंबा हो जाएगा हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि व्यूवर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉल करें। और क्योंकि सर्दी का मौसम है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, एलर्जी कंडीशन, जिस तरह भी पूछना चाहें, डेंगू के बारे में, इन्फ्लुएंजा जो है जो कि विंटर फ्लू है वो बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है, क्योंकि उस फ्लू को नाम ही विंटर फ्लू का दिया जाता है। तो उस पर भी वो हमसे बात कर सकते हैं। उसकी वैक्सीनेशन पे हम बात कर सकते हैं कि कब लेनी है, क्यों लेनी है, कितने उम्र में लेनी है, तो ये सारी अच्छा चीज़ें। डॉक्टर साहबा, जैसे अभी आपने बैकबोन की बात की कि कमर का दर्द, जैसे पहले हम सुनते आ रहे थे कि कोई एज होती है जिसमें बैकबोन हो जाती है, लेकिन आजकल हम न्यू जनरेशन्स को भी देख रहे हैं वो इस डिजीज़ में पड़ जाते हैं कि जिनकी एज 18 साल, 20 साल, या कुछ ऐसे भी मैंने पेशेंट देखे हैं जो 15 साल से उनकी बैक में प्रॉब्लम होती है, बैकबोन। तो उस बारे में थोड़ा सा आप बताइए, फिर नताशा के पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो आपसे पूछेंगी। जी क्या वजह है? जहाँ तक ताल्लुक ये है कि एज रिलेटेड जैसे आपने पूछा, हमारे पास 70 to 80% जो पेन है वो मैकेनिकल पेन कहलाते हैं। उसका मकसद ये है कि गलत पोस्चर, गलत बैठना, गलत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। उसके अलावा हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया जाता। बाहर के मुल्कों में एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से आपकी चेयर्स बनाई जाती हैं, आपके बेड बनाए जाते हैं, जिसके हिसाब से आप पढ़ रहे हैं तो आपकी हाइट के हिसाब से आपका टेबल हो, चेयर हो। और दूसरी बात ये कि हम घंटों बैठे हैं टीवी के आगे, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, डिफरेंट टाइप लेट के हम टीवी देख रहे हैं, बेडरूम में हमने टीवी डाल दिया तो लेटे हुए हैं। तो जब हम लेटते हैं तो हमारी स्पाइन ऐसे कर्व में होती है, मुस्तकिल हमारी स्पाइन के ऊपर एक ही जगह पे बैठने से पेन हो जाता है। और हमेशा मैं अपने सेशन में बताती हूँ कि मेडिकल रूल ये है कि अगर आपकी गर्दन 1 इंच आगे होती है तो 10 पाउंड्स का वेट जो है वो आपकी स्पाइन पे आ रहा होता है। अब क्या है कि अगर हम मोबाइल देख रहे हैं, आप देखें कितने इंच गर्दन आगे है, तो बज़ाहिर तो हम बैठे हुए हैं, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेकिन हमारी स्पाइन मुस्तकिल जो है, हमारी स्पाइन पे 10 पाउंड 20 पाउंड का प्रेशर आ रहा है। आप 5 पाउंड का वजन उठा के रखें, 5 मिनट से भी हो जाती है जी, 5 मिनट आपके हाथों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए फिर हमारी स्पाइन पे प्रेशर आता है। हमारा जो कर्व अल्लाह ताला ने कुदरती गर्दन का बनाया है, हमारी बैक का कर्व बनाया है, तो हम अपनी गलत पोजीशंस की वजह से वो कर्व जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट प्रेशर जो है वो हमारी कमर के ऊपर आता है और हमें दर्द होता है। वज़न का बढ़ना, आप ये देखें आजकल हमारे यहाँ वेट गेन कितना कर रहे हैं बच्चे, छोटी उम्र में काउच पोटैटो हर वक्त बैठे
हुए आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वीडियो गेम्स पे काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि वो लोग बाहर नहीं निकलते। हमारा विटामिन D3 का लेवल, सन एक्सपोजर नहीं है तो हमारा विटामिन D3 का लेवल ज़्यादातर इसी चीज़ की कमी ख़वातीन में मोस्टली मैंने देखा है पाई जाती है। मैडम इस एक और मैं आपसे इससे रिलेटेड पूछना चाहूँगी कि जैसे आप तो हॉस्पिटल में हर तरह के पेशेंट्स देखती आई हैं, तो आपने मतलब अब तक एक तो बता दें कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा रिजॉल्व किया है, और दूसरा साथ में ये भी बताइएगा कि बच्चों और बड़ों की जो एक तरह के वायरल इन्फेक्शन आते हैं और दूसरा बोन स्ट्रक्चर्स जो उनके होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? देखें, जहाँ तक कॉम्प्लिकेटेड केसेस का ताल्लुक है, अब 30 साल में हमने हज़ारों की तादाद में केसेस, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में भी रहे, गवर्नमेंट में भी बेइंतहा हमारे पास 300-400 की ओपीडी होती थी, बहुत सारे, और स्पेशली न्यूरोमस्कुलर का ताल्लुक हमारा ज़्यादातर पैरालाइज पेशेंट भी होते हैं हमारे पास। वो पेशेंट जो सिर्फ ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो सिर्फ आँख के इशारे से जब उनके ऊपर अटैक होता है मूव कर रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर 1 मंथ वो पेशेंट बैठने लगता है, चलने लगता है। ऐसे कई सैकड़ों पेशेंट हैं जो हम ट्रीट करते हैं, और उसके बाद जो खुशी होती है कि जब पेशेंट चलने लगता है, वही पेशेंट जो है अपनी एक्टिविटीज़, अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है। तो ये एक मतलब ये हमारा तो फील्ड ही ऐसा है कि हम रोज़ एक नया केस करते हैं और रोज़ हम इस खुशी के मतलब मरहले से गुजरते हैं। अच्छा, जहाँ तक एलर्जीज़ का ताल्लुक आपने पूछा, क्या सवाल पूछा था आपने एलर्जी का? अच्छा, एलर्जीज़ वाले पे बाद में आते हैं, पहले ये बैकबोन वाला मुझे क्लियर हो गया, थैंक यू। शायद नाजरीन को भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जमल की तरफ चलते हैं, इनके पास सवाल होगा ज़रूर। जी डॉक्टर साहब, मेरे ये सवाल है कि जैसे अभी मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं, इसमें ज़्यादा बच्चे और हमारे बुज़ुर्ग अफेक्टेड होते हैं, तो इसमें उनको क्या करना चाहिए? कोई प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए या उनको मतलब घर में बैठे हम कोई प्री केयर कर सकते हैं? इसके लिए आप हमें कुछ बताइए। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी इसमें अगर ज़्यादा एज के लोगों की बात करते हैं तो इनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है, विटामिन D3 कम होता है, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन पिक कर लेते हैं, बहुत जल्दी जो है ये इनकी रिकवरी नहीं होती, क्योंकि हमारी बैलेंस डाइट भी नहीं है हमारे यहाँ। विटामिन D3 जो है हमारे इम्यून सिस्टम कहते हैं मदाफ़ती कुव्वत, जो कि आपकी बीमारियों से लड़ सके। कुदरत ने हमारी बॉडी की एक पुलिस रखी है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम बच्चों का बहुत कम होता है, बूढ़ों का बहुत कम होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ का कम होता है, डायबिटिक पेशेंट या वो लोग जो कि किसी पुरानी बीमारी का शिकार हैं, कार्डियक पेशेंट है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो ऐसे लोगों को जो है बहुत जल्दी वो इन्फेक्शन पिक करते हैं। और जहाँ तक एलर्जीज़ कंडीशन है, अब जैसे बूढ़े लोग हैं, अब आजकल आप ये देखें कितना पोल्यूशन है हमारे यहाँ ना, तो अब आपको इसीलिए बीइंग अ डॉक्टर भी हम लोगों को बार बार ये समझाते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन, ये मौसम बहुत ज़्यादा लोगों में वायरल इन्फेक्शन का होता है स्प्रेडिंग। आप देखें डेंगू फैला हुआ है हमारे यहाँ, कोविड भी अभी ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरह से, और इसके बाद इन्फ्लुएंजा है, वो भी वायरल इन्फेक्शन है, और भी बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन है, डिफरेंट चीज़ें। जी बहुत अच्छी। मैं पूछना चाहूँगी कि देखें, एक हमारा कुछ वायरल डिजीज़ होती हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। इसमें ना काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है कि लोग थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, क्योंकि उसकी मेडिकेशन टोटली डिफरेंट होती है, बैक्टीरियल की टोटली डिफरेंट होती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह ली जाती हैं। हम कभी कभार क्या करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन पे एंटीबायोटिक्स वायरल डिजीज़ में भी उस इन्फेक्शन में भी ले लेते हैं। तो एक तो थोड़ा सा इसका डिफरेंस बताएं, और वायरल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और कितने दिन का होता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। है क्या ये? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम हर हाल में पेशेंट को सेल्फ मेडिकेशन से मना करते हैं। और जहाँ तक ये ताल्लुक है, देखिए बीमारियाँ कई किस्म की होती हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, एंटीवायरल वायरल इन्फेक्शन के लिए, एंटी फंगल जो है फंगस, डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारियाँ होती हैं। अब अगर बात हम ये करें कि हम खुद से ये सोचें कि हम इसमें एंटीबायोटिक लें, एंटीवायरल लें, ये हमारा काम नहीं है। ये मतलब इसका ये है कि जो डॉक्टर है वो आपकी असेसमेंट, और डॉक्टर भी आप मुझसे अगर कोई चीज़ कहती है, मैं फ़ौरन आपको दवा नहीं तजवीज़ कर दूँगी, पहले मैं आपका डायग्नोसिस करूँगी। और अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर क्लिनिकली जो है वो आपकी सिम्टम से जैसे अंदाज़ा कर लेता है कि भाई आपको अगर मच्छर ने काटा है, आप बताते हैं कि मच्छर हैं, या आपने ये बताया मुझे तेज़ बुखार होता है, आंखों में दर्द होता है, तो अब हाँ, तो डॉक्टर्स को एक छोटा सा आइडिया हो जाता है कि वो सस्पेक्ट करता है, तो फिर वो उसके
हिसाब से आपका टेस्ट कराएगा। अगर वो सस्पेक्ट कर रहा है कि आपको डेंगू है तो वो फ़ौरन ही आपका NS1, अगर आपको 4 दिन बुखार हुआ है तो शुरू के 4 दिन में डेंगू में एक टेस्ट NS1 एंटीजन टेस्ट होता है या PCR। अगर आप शुरू में जो है वो एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराएंगे तो उसके बजाय आप NS1 करा लें, और अगर 4 दिन के बाद आप टेस्ट करा रहे हैं तो फिर आपका उसमें NS1 में नहीं आएगा डेंगू। तो मकसद ये है कि डिसीजन लेना वो डॉक्टर का काम है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसको सही हिस्ट्री बताएं। उन हिस्ट्री के बेसिस पे डॉक्टर आपको बताएगा कि ये दवा देनी है। अच्छा, अगर अभी हम ब्रीफ कर दें कि भाई एंटीवायरल ये है, एंटीवायरल, तो हो सकता है पेशेंट जो है वो उससे कुछ परसेप्शन ऐसी ले लें कि वो अपनी, क्योंकि ये देखें वायरल जितने भी इन्फेक्शन हैं ये सारे तकरीबन मिलते जुलते हैं। इनको हम लोग किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसके टेस्ट के बेसिस पे। अब जैसे इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, कोविड है और ये फ्लू है, ये सब वायरल इन्फेक्शन तकरीबन इन सब में तेज़ बुखार होता है, बॉडी पेन होता है, वीकनेस होती है, नोजिया, जॉइंट पेन, ये सब एक। लेकिन इसको हमने किस तरह से जैसे अब अगर आप डेंगू की बात करें उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर जब टेस्ट करता है CBC उसको अंदाज़ा हो जाता है हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो रहा है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। फिर अगर उसका मलेरिया है तो उसका हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो रहा है तो वो सस्पेक्ट करेगा नहीं डेंगू नहीं, ये मलेरिया है। तो मतलब डॉक्टर एक छोटी छोटी चीज़ों से ना उस टेस्ट से वो ये कर लेते हैं, क्योंकि एक आम आदमी, क्योंकि डॉक्टर सालों से पढ़ते हैं, अब हम 30 साल हो गए, 30 साल से पढ़ रहे हैं ना, तो वो है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा वास्ट हैं कि उसे पढ़ने के लिए आपको बड़ी विजन की तफसील से डॉक्टर साहब आपने बताया कि वायरल इन्फेक्शन क्या है, डेंगू के बारे में भी बताया। और लेकिन कहते हैं ना अपनी एहतियाती तदाबीर यानी कि सेल्फ मेडिकेशन तुसी करते हो, लेकिन सेल्फ अपने कहते हैं ना कि एहतियाती तदाबीर भी बड़ी ज़रूरी होंदियां ने, स्पैशली जिहड़ी गंदगी तुसी देख रहे हो उन्होंने सफाई करो। तो अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ज़ाहिर आपने बहुत तफसील से हर चीज़ के बारे में बताया, तो जोड़ों का दर्द जो है, जोड़ों का दर्द मैं देख रही हूँ कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ नहीं जाता, मैं की करा मेरे को टुरिया नहीं जाता। तो अच्छा, ये पंजाब साइड में कहते बड़ी ठंड हो रही है, ठंड जदों ज़्यादा हो जाती है तो जोड़ां दे दर्द बड़े कॉमन हो गए। अच्छा, स्पैशली ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਰਸੀਦਾ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਕਿਸ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯੰਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ डॉक्टर साहब, यंग लड़कियों को भी अब ये प्रॉब्लम हो जाता है? पंजाबी च पूछो लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਦਰਦ, ਇੱਥੇ ਦਰਦ, ਇੱਥੇ ਦਰਦ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ weight ਘੱਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। तो ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि किस तरह इस जोड़ों से दर्द ਤੋਂ निजात हासिल की जाए? देखिए, जोड़ों के दर्द की कई वजह है। पंजाबी च करो ना नहीं, बाकी पंजाबी में तो मैं कर लूँगी, लेकिन बलोची, सिंधी और पश्तो पख्तून को ज़रा सा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो मेरे बोले पंजाबी मज़ा आएगा। तो वो टूटी फूटी होगी ना, तो बजाय इसके कि पंजाबी के बलोची भी ना समझ सके। तो ये डिपेंड करता है कि देखें उसका कॉज क्या है, पेन का कॉज क्या है। अगर सबसे पहले तो ये है कि जैसे फीमेल्स हैं स्पेशली, एक तो उनको ये कि विटामिन D3 जो है वो बहुत ज़्यादा उनका इफेक्ट करता है। आपका विटामिन D3 अगर सही होगा तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन सही होगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन सही होगा तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। ये सवाल मैं आपसे बीच में यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगी कि विटामिन डी आजकल ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि ख़वातीन के अंदर ये बहुत है, विटामिन सी और विटामिन डी। एक तो हम धूप नहीं लेते हैं क्योंकि सुबह की जो धूप होती है वो विटामिन डी है ओवर, क्योंकि हम लोग फ्लैटों में रहते हैं, हालांकि छत भी होती है तो फिर हम लेट उठ रहे होते हैं। तो आप इसके लिए बताइए कि अच्छा सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम विटामिन डी हासिल करें? देखिए, मेनली विटामिन D3 का जो है सोर्स, सबसे सस्ता सोर्स जो है वो तो धूप है। धूप से आप उसको विटामिन डी। अच्छा, ड्यूरेशन क्या होगा धूप का? तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट जो है वो बैठे धूप में। और टाइमिंग अच्छा 12 बजे से पहले और 4 बजे के बाद की धूप जो है वो बहुत अहम है। उसमें देखें, हम इसमें ये होता है कि जो इसका एब्जॉर्प्शन है, हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा देर जो है वो धूप में होता है, क्योंकि विटामिन डी एब्जॉर्ब उनका थोड़ी देर में होता है। जो हमारे पिगमेंटेशन है, जो हमारा कलर है स्किन का, ये क्या करता है, रिपेल करता है विटामिन
विटामिन डी को, तो इसके लिए इसके अब्जॉर्प्शन के लिए हमें कम से कम 20 मिनट जो है वो अपने एरिया एक्सपोज, अच्छा डायरेक्टली आपने फेस पे धूप नहीं लेनी। जी मेरा बिल्कुल आपसे यही अभी पूछने वाली थी कि खवातीन जो है ना वो अक्सर धूप से बड़ा घबराती हैं कि कलर पे कुछ फर्क पड़ेगा, तो जी चेहरे को कवर कर लें, चेहरे को कवर कर लें या बिल्कुल बैक सूरज की तरफ अपनी बैक और अपने जितने भी जो हाथ हैं या जॉइंट्स हैं उनको खोल के रखें। ये भी नहीं कि आपने इसके ऊपर भी कपड़ा डाल दिया तो आपकी हीट की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, आपने इसको इतना खोलना है जॉइंट्स को, घुटनों को, लेकिन अपने फेस को जो है वो सूरज की तरफ डायरेक्ट नहीं करना। अच्छा एक तो ये चीज़ है। दूसरा फिर आप अपनी बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन D3 का ओमेगा 3 है। आपने पोल्ट्री मसनूआत जैसे अंडा है, मछली है, मुर्गी है, इसको आप अपने ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। अगर ये इतने महंगे हैं तो बहुत सस्ता है, सब्जियां आप खाएं। हरे पत्तों वाली सब्जियों में बड़ी मिकदार में विटामिन D3 होती है। उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, अच्छा फ्रूट्स में आजकल क्योंकि सर्दियां हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसमें रसदार फ्रूट्स जैसे कीनू है, मौसम्बी, माल्टा, ग्रेप फ्रूट्स, ये सारे फ्रूट्स, इसमें विटामिन सी जो है वो बड़ी मिकदार में होता है। विटामिन सी हमारी बॉडी का एंटी इन्फ्लेमेटरी है और हमारा ग्रोथ करता है, यानी हमारी बॉडी में जो टूट फूट होती है उसको रिपेयर कर रहा होता है। तो इसलिए अगर हम विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है, हमारी बॉडी में रुकता नहीं है, उसको हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेना होता है और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट तकरीबन 70 to 90 mg पर डे है। तो अब हम कहाँ से ले, आपने काफी अच्छी नॉलेज दी है हमारे देखने सुनने तो अगर आपने अपनी बॉडी को रिपेयर करना है, आपकी बॉडी की रिपेयरिंग, जैसे आपने कहा जॉइंट पेन है, अब आप जैसे हमारी बॉडी की डीजनरेशन, वक्त के साथ साथ हड्डियां टूटती हैं हमारे, ऐसा अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है कि रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग का मतलब है जो जैसे ब्लड सेल्स हैं 120 दिन के बाद रेड ब्लड सेल टूट के नए बन जाते हैं, इसी तरह बोन्स के जो सेल्स हैं इसको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ये 3 महीने में दोबारा से रीमॉडलिंग कंटिन्यूसली इनकी नई बनते हैं, पुराने टूटते हैं। तो कुदरत ने हमारी बॉडी के अंदर एक फैक्ट्री बनाई हुई है, बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है। अब अगर हम लोग अपनी मतलब गलत कामों की वजह से मतलब डाइट सही ना लेते हैं तो हमारा टूटने का अमल तो बड़ी तेज़ी से हो रहा होता है, लेकिन बनने का अमल हमारा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आर्थराइटिस है, हमें और बहुत सारी वीकनेस, डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं। तो अब जो जॉइंट पेन की बात हम कर रहे थे उसमें ये होता है कि अब औरतें वेट बढ़ा लेती हैं, विटामिन D3 कम होता है, D3 कम होगा तो कैल्शियम नहीं, B कॉम्प्लेक्स नहीं होता, एक्टिविटी नहीं होती, आपके एक्सरसाइज नहीं। हमारे पास औरतें आती हैं वो कहती हैं हम तो सारा दिन चलते हैं, सारा दिन काम करते हैं, तो ये हमारी हम तो एक्सरसाइज ये नहीं होती। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है प्लान्ड मूवमेंट, प्लान्ड और इन अ पर्टिकुलर टाइम, यानी अगर आपने प्लान किया 10 मिनट आपने सोचे, उसमें रिपीटेड मूवमेंट, रिपीटेड मूवमेंट, उस मूवमेंट को आप रिपीट करें, वो एक्सरसाइज कहलाती है। एक्सरसाइज की डेफिनेशन अलग है, हम एक्सर्शन को एक्सरसाइज कहते हैं। घर के कामों को बस स्पेशली कहते हैं पोछा लगाने से बड़ी एक्सरसाइज होती है, आप जब कर रहे होते हो तो क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ बिल्कुल, अब जैसे हम लोग पाकिस्तान में औरतों ने झाड़ू लगाना छोड़ दी, पोछा लगाना छोड़ दिया। अब जो है कीगल एक्सरसाइज जो बाहर मुल्कों में प्रेग्नेंट औरतों को कराई जाती है, वो बाकायदा उसमें क्या है, उचक के जैसे पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ये एक्सरसाइज प्रेग्नेंट औरतों को कराई जाती है। और हमारे यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज ये काम नहीं कर रही, बल्कि आम औरतें। उससे क्या होता है, हमारी बैक के, हमारे पेल्विस के, हमारे टांगों के मसल्स स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेचिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे आपकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, आपका वजन नहीं बढ़ता, आपका पेट नहीं बढ़ता, आपके कमर में दर्द नहीं होता, आपके घुटने आपके मूवेबल होते हैं और आपको मूवमेंट करने में इजी फील होता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने इतना तफसील से बताया, मेरे ख्याल से पहली दफ़ा इतनी तफसील से मुझे पता चला है कि जो चीज़ बन रही है वो टूट भी रही है और उसके बाद नहीं हो रही है। तो ये हमारी नॉलेज में आपने इजाफा किया और हमारे देखने सुनने वालों की नॉलेज में भी इजाफा किया। आपको म्यूज़िक से शौक है, सुनने का म्यूज़िक? बहुत ज़्यादा। तो हम आपको शफाउल्लाह रोकड़ी का पंजाबी का सॉन्ग सुनाते हैं। जी नाज़रीन, शफाउल्लाह रोकड़ी का बहुत ही खूबसूरत जड़ा सॉन्ग रेडी है, वो असी देखने और कहते हैं एंजॉय
तव्हांखे बि ॾाढो पसंदि आयो हूंदो, ॾिसो अॼु मूं बि कारो वॻो पातो आहे, छा गानो हुयो, मज़ो अची वियो। हलो हाणे इंजॉयमेंट करे छॾीसीं, हाणे वरी साॻे टॉपिक ते हलूं था, उहो बि इंतिहाई ज़रूरी आहे, तव्हांखे ख़बर आहे अॼुकल्ह जे हिसाब सां। अच्छा पहले तो ये बताओ काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे, किसकी फरमाइश मैंने पे आज ब्लैक सूट अपनी पहना है? फरमाइश पे पहना। अच्छा पक्की बात है। पक्की बात है। और ये वो गाना है नताशा जो बहुत पसंद किया जाता है, फिर इसके बाद ये काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे, और उस तो बाद कहने के चिट्टा चोला सीधे दर्जी, फिर ए गाना चलिया, फिर काले जोड़े किन्ने ही चले ने माशाल्लाह, और ए दी कहते हैं कि अहमियत अजे तक भी और अजे भी पसंद किया जाता है, हाले भी सुनया जाता है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग थी और आज सारे ने एंजॉय किया है। और नताशा ने आज पाया ही काला जोड़ा है, कमीज तेरी काली, कमीज तेरी काली, वो भी ब्लैक कलर पे। कमीज तेरी काली, सोने फुल्ला वाली। साहिबा मेरा भी जो आपसे सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, डॉक्टर्स हजरात जो है ना वो सॉन्ग्स या म्यूज़िक बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन आपको देखा थोड़ा सा आप झूल रही थी। डॉक्टर साहिबा अभी जो आपने बड़ी अच्छी बातें की, वो यफ्शा भी ये बात कह रही थी कि जिस्म में जो है ना वो इंसान की तोड़ फोड़ होती है और ये अल्लाह पाक की कुदरत की तरफ से है। तो बड़ी प्यारी बातें आपने की। कदरमन ज़बतासो तदा खबर हो कमा लकसंग ची डॉक्टर साहब दा खबर हो करला चितासो दखपल जान न चिदे दासे हिसम मेडिकल या दासे दवाया ने माखले कचाता द जोड़ो दर्द वी या द बैकबोन वी नो अक्सर हम गदा सोच को ची न जी टिक बशी खुद डॉक्टर सर चिदे मशवरा दे रजियात जरूरी द आदा अगे वजह दादा ची डॉक्टर चिदे अवल तासो तजवीज़ कई ची आया सब प्रॉब्लम दी द सब वजह न चिदे तासो तदागा बीमारी चिदे या दा नारोगी चिदे आगा तासो ता पे खता डॉक्टर सर चिदे आगा तासो बस जरूर कवे और कदरमन नंबर चिदे आगा डेर ज़्यादा ज़रूरी दे स्क्रीन बांधे नंबर हम भी और ज़बज़म जीमल अड़कता चे नंबर चिदे आगा जीमल अनाउंस कीजिए। पहले आप जीमल नंबर अनाउंस करें बराहमी में। जी जी कना इलुम कना कना जॉनिंगा बेनुकाक कना नाना नंबर 021 स्क्रीन अनुम खनिंग ट्यूरिता ई नुमे पाव के 922308 फरजाना आप नंबर बता दें। मैं नंबर बता देती हूँ। जीमल को नंबर इस वजह से याद नहीं, आज उनका फर्स्ट शो है तो मैं तो कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे नंबर याद है और अल्लाह का एहसान है कि नंबर याद है मुझे। 99231098 99231098 ये हमारे राब्ते का नंबर है, हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, मुफ्त मशवरे आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहिबा जो है इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में, आपको पता है डॉक्टरों की फीसें बहुत ज़्यादा हैं, तो इस मौके से जो है ना आप फ़ायदा उठाएं, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोगों की जो भी रिलेटेड हैं, आप लोगों की जो भी है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम चारों होस्ट जो है ना इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम को आगे लेके चलें, जो भी प्रॉब्लम हो। डॉक्टर साहब मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है, जैसे आजकल ये बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं और जैसे मौसम चेंज होता है, आप कहते हैं किसी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, सम टाइम हम कहते हैं नहीं जी हम तो बड़े हेल्दी हैं, तो उनका जो इम्यून सिस्टम देखिए वो बड़ा वीक होता है, और जो हमारी तरह दुबले पतले होते हैं तो मेरा जो मैं स्पेशली कहूँगी मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्या ये बॉडी के जिसामत पे फ़र्क है, इनका क्या है कि ये आपने जो सवाल किया है ना, ये इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें एक्सप्लेन करनी चाहिए लोगों को। अक्सर क्या है आजकल बहुत हम वेट कॉन्शियस हैं, वेट कॉन्शियस होने की वजह से हमें अपना BMI नहीं पता, बॉडी मास इंडेक्स, कि हमें अपने हाइट के हिसाब से हमारा कितना वज़न होना चाहिए, बस हम ज़ीरो साइज़ होना चाहते हैं। जो भी मॉडल्स देखी हम आम तौर पे हाउस वाइफ भी ये होता है कि गूगल देखा, यूट्यूब देखा, बस आपने वेट लॉस करना शुरू कर दिया। और आपको ये मालूम है वेट लॉस की वजह से आपका एक तो इम्यून सिस्टम, जैसे आपने कहा आप दूध नहीं पी रहे, आप दही नहीं खा रहे, आप इस तरह की चीज़ें जो स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी को करती हैं आप खाएं, एक लिमिट में खाएं, उसके साथ आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, आप एक्सरसाइज करें, और हर चीज़ खाने का एक टाइम है। यानी अब ऐसा नहीं है कि आपने रात को सोते वक्त जो है बड़ी मिकदार में आपने फैटी चीज़ें खा ली। अच्छा लोग बड़ा गोश्त नहीं खाते, रेड मीट बिल्कुल स्टॉप कर दिया। रेड मीट हमारी इम्यून सिस्टम को, लेकिन अब ये नहीं कि आप रेड मीट सुबह भी खा रहे हैं रात भी, आप ऐसे कर सकते हैं हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा 2 दफ़ा आप रेड मीट खा सकते हैं। रेड मीट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप बिल्कुल छोड़ दें, या आप मटन बिल्कुल छोड़ दें, आप सिर्फ चिकन। जी आपने एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट में मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में 5 चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो है आपके विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। हम लोग ये बैलेंस डाइट अगर अपनी रखें, चाहे हम है, अच्छा हम में से कोई भी वेट नहीं गेन करेगा अगर हम अपनी बैलेंस डाइट रखें, हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, कम से कम 6 से 8 गिलास 10 गिलास पानी लें, हम अपनी एक्सरसाइज को मामूल बनाएं, खाने से तकरीबन सोने से पहले तकरीबन 2 घंटे पहले हम अपना खाना
ख़त्म कर दें। तो ये सारी चीज़ें, और पॉजिटिव सोच, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव सोच होना। ये भी आपको, अब हम ये चीज़ जो वेट लॉस करती हैं औरतें ज़्यादातर आजकल, मैंने ये देखा है, मेरा कल भी एक अवेयरनेस सेशन था, उसमें मैंने बताया कि लोगों को जॉइंट पेन पे लोगों ने क्वेश्चन किया, उनको जो है गठिया का, आपने सुना होगा गाउट जिसे उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं गाउट, ये होता है यूरिक एसिड की वजह से। आपके अंगूठे के अंदर वाली साइड पे जो बिग टो है वो स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस, चलने में प्रॉब्लम होता है, इसको हम गाउट कहते हैं। ये गाउट बहुत कॉमन है, किस वजह से होता है? यूरिक एसिड जो है वो आपके क्रिस्टल्स जो हैं वो, हाँ, यूरिक एसिड हमारा बढ़ जाता है। वैसे तो यूरिक एसिड बढ़ने के और बहुत सारे कॉजेज हैं। मैम सॉरी, आपकी कता कलामी के लिए मैं माजरत चाहूँगी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। यूरिक एसिड का ब्लड प्रेशर से क्या है? क्योंकि यूरिक एसिड का बढ़ जाना ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी जो है ना वो बढ़ जाता है, फिर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता। जी जी, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। आपको इसका रिलेशन मैं बता दूं तो यूरिक एसिड क्या है? क्रिस्टल यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मली हमारी बॉडी में होता है, एक लेवल है, अगर वो 6 से बढ़ जाता है तो वो हमारी बॉडी में उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो जॉइंट्स में सुई की तरह के क्रिस्टल बन के हमारे जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं, जो हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन करते हैं, रेडनेस, पेन, हमारी बॉडी की मूवमेंट कम करते हैं। अच्छा, अब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, सपोज अगर आपका यूरिक एसिड हाई हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? एक तो आपको सबसे पहले पेन होगा, पेन की वजह से आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से आपका हार्मोन कॉर्टिसोल जो है वो बॉडी से रिलीज होता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन हमारी शुगर को कंट्रोल करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें एक चेन है हमारी बॉडी की। यूरिक एसिड बेसिकली किस चीज़ से इंसान की बॉडी में पैदा होता है? देखिए, प्यूरिन हमारे केमिकल है, उसका बाय प्रोडक्ट है, उसका बाय प्रोडक्ट है, उसकी वजह से बनता है। और उसके बाद ये हमारी बॉडी की नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब हम इसका लेवल एक्सीड, जैसे अब हमारी बॉडी में शुगर नॉर्मल है एनर्जी के लिए, लेकिन जब हम इस शुगर को एक्स्ट्रा, या हमारी इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रही होती, तो वो शुगर का लेवल जो है हमारे ब्लड में नॉर्मल नहीं रहता। डॉक्टर साहब, इतने सारे सवाल जहन में आ रहे हैं, कौन सा पूछें, कौन सा छोड़ें। तो अभी हम खुराक से लेकर चल रहे थे, तो इसलिए मैं आपको कट करना चाह रही थी यहाँ पे कि जैसे हमारे मैदानी इलाकों के लोगों की डाइट बिल्कुल डिफरेंट है, वो सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे पहाड़ी लोग गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, या उनकी इम्यून सिस्टम, या जो आप यूरिक एसिड और बाकी चीज़ों का बता रही हैं, तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए, जो हाई मतलब माउंटेन्स एरिया में रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं, उनको दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, बहुत ज़्यादा, अब वो भी बैलेंस नहीं ले रहे, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, एक्टिविटी उनकी होती है लेकिन कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज। देखिए, हर चीज़, मैंने कहा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो दोनों आपकी खुराक का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन कंपैरेटिवली उन लोगों को, हम यहाँ के लोगों से ज़्यादा उनकी सेहत अच्छी होती है। आप ये देखें, उनकी स्किन अच्छी होती है, उनके जॉइंट मजबूत होते हैं, उनके मसल्स मजबूत होते हैं, वो इतनी एक्टिविटी वॉक कर सकते हैं, उनका स्टेमिना मजबूत होता है, धूप में रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। कंपैरिजन अगर किया जाए वहाँ के लोगों से और यहाँ के लोगों को, हम जो सिंध में रहते हैं या पंजाब में भी लोगों के कम है, मतलब वो एक्सपोजर विटामिन डी से ज़्यादा है धूप से, तो उनमें कम है ये प्रॉब्लम। एक फ़ोन कॉल है डॉक्टर साहब। जी जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वॉल्यूम तेज करें, प्लस पे जी, कहाँ से? जिला डेरा गाजी खान, तहसील तौसीफ शरीफ, कबायली इलाका जो है ना। जी जी बोले, जिला डेरा गाजी खान से। जी बोले। कबायली इलाका है, बस्ती बाजा जो है ना। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, तो ये जो है ना हमारा एक लेडीज है जिसको हमला तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं, 5 महीने या 4 महीने तकरीबन हो चुके हैं। जी जी। तो वो क्या खाए और जो है ना उसके लिए क्या खुराक अच्छी है, और इसमें जो है ना आप ये बता दें कि वो क्या इस्तेमाल करे। और दूसरी बात ये है कि मैडम जो है ना हमें गाना एक चला दें जड़े फुल तुड़े माली नहीं होते। अच्छा, कौन से लैंग्वेज में सुनना चाहेंगे सॉन्ग आप? अच्छा सर, एक मिनट, ठीक है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, आप प्रोग्राम देखें, अभी वो आप इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब देंगी। जी डॉक्टर साहिबा। देखिए, इन्होंने जो बात की है अपनी के, वो प्रेग्नेंट है, जो मैं समझी हूँ प्रेग्नेंट है, 5 मंथ की है, सेकंड उनका जो है वो ट्राइमेस्टर है। तो देखें, जब हम इस तरह की बात करते हैं कि किसी से ये कि नॉर्मल जो हम एक मतलब ओवरऑल जो चीज़ बताएंगे, वैसे तो बेसिकली क्या होता है कि उस पेशेंट के टेस्ट होते हैं, उसका हीमोग्लोबिन कितना है, उसको क्या डेफिशिएंसीज हैं, खुदा ना खास्ता एनीमिक तो नहीं है, तो वो तो फिर आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो आपके टेस्ट करता है रेगुलर, उससे पता चलता है। लेकिन ओवरऑल
उनको एक हेल्दी डाइट रखनी है, अपनी बैलेंस डाइट रखनी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें और वेजिटेबल्स लें और उनकी डॉक्टर के पास बाकायदा जाके अपना और चेकअप लेकिन करवाती उनसे हैं। कहें कि अपनी मूवमेंट रखें। अक्सर औरतें ये करती हैं कि बिल्कुल उठना बैठना छोड़ देती हैं, प्रेगनेंसी में यही होता है। तो जी, जब आप बिल्कुल, उठेंगे ऐसा ही बैठेंगे है। नहीं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, आपके मसल्स वीक होंगे, आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात कता कलामी कर रही हूँ, जैसे हमारे अभी इस वक्त कॉलर ने क्वेश्चन किया, अक्सर हम जो है ना हामला खवातीन को ये डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आप रेस्ट किया करें, जैसे अभी आपने बताया कि नहीं जी हामला खवातीन को भी अपनी एक्सरसाइज करें, तो वो एक्सरसाइज कौन सी वाली हैं, वो कौन सी एक्सरसाइज ले, और वो अपनी डाइट का भी उनको बताएं, फिर इंशाल्लाह रूटीन का काम जैसे है एक्सरसाइज में देखिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज उनको जब वो पेशेंट डॉक्टर के पास आता है वो उसको गाइड करता है। कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं ख़ास किस्म, ये एक्सरसाइजेस नहीं है जो हम कर रहे हैं कि आपने कर, उसमें वो डॉक्टर आपको गाइड करता है। लेकिन अगर आप फ़िलहाल आपके पास कोई ऐसा डॉक्टर है तो सिंपल आप वॉक करें। वॉक सबसे आसान सेफ एक्सरसाइज है। आप अपनी 10 से 20 मिनट जैसे WHO रिकमेंड करता है 30 मिनट्स की वॉक 5 डेज़ इन अ वीक आपने करनी है। तो आप सिंपल आप 20 से 25 मिनट की वॉक अपना मामूल बना लें, वो सबसे बेहतरीन और सेफ़ एक्सरसाइज है। और अगर आपको कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद है कि डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है तो वो आपको बाकायदा वो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो अभी हम उसका डेमो नहीं दे सकते, उसमें एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, पैल्विक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, तो वो एक्सरसाइजेस पेशेंट को बताई जाती हैं। और अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखें, अपने खुराक का ज़्यादा, कुछ खवातीन खाना ज़्यादा खाती हैं इस सिचुएशंस में, कुछ खवातीन नहीं खाती, तो उनको भी आप थोड़ा सा एडवाइस दें फिर मेरे ख्याल से। देखें उसमें एक तो बैलेंस डाइट रखें, दूसरा फिर उनके प्रॉपर चेक जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें उनका हीमोग्लोबिन पता चलता है, उनका आयरन लेवल, हर चीज़ जो है वो डॉक्टर देख रहा होता है। जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, वैसे भी इसमें कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो बाकायदा अपने पेशेंट को रेफ़र करते हैं, कुछ मेडिसिन हैं, फॉलिक एसिड है, आयरन है, वो उसके हिसाब से जो है, क्योंकि हर ट्राइमेस्टर की अलग मेडिसिन होती हैं। कुछ मेडिसिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते, कुछ सेकेंड में नहीं दे सकते, तो वो डॉक्टर इनकी गायनोकोलॉजिस्ट उस हिसाब से इनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगी, उनके बॉडी वेट के हिसाब से, उनकी जनरल हेल्थ के हिसाब से। ये तो है फिजिकल हेल्थ, थोड़ी सी मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ हमारे म्यूज़िक के बगैर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मेंटल हेल्थ के लिए गाने और म्यूज़िक से ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं। गोले चारों का परशुमा एक सौते अम्मे ए सौत अख्तर चलाने चन्नाली अम्मे आरोस अम्मे वशी चट बेकारा ब्याय गुश्तारा अख्तर चन्नाला दाना पदाना। सांसों में बस जाना, मेरी दुनिया से मत जाना, मैं मर जाऊंगा। ओ जाना मेरी जाना, ओ जाना मेरी जाना, ओ जाना मेरी जाना, मेरी आंखों में खो जाना, मेरी सांसों में बस जाना, मेरी दुनिया से मत जाना, मैं मर जाऊंगा।
भी वक्त दस्तगीर, बराबर वक्त दस्तगीर, बराबर नूर नसीर जान, बराबर गाजी नसीर जान, बराबर सखी कलंदर, बराबर मस्त कलंदर, बराबर सज्जल साईं, बराबर नूर नसीर जान, बराबर वक्त बलान रोश, बराबर शय हसन जान, बराबर शय हुसैन जान, बराबर शय हुसैन जान, बराबर शेर यज़दान, बराबर वक्त दस्तगीर, बराबर नूर नसीर जान, बराबर वक्त हुसैन शाह, बराबर वक्त चतन शाह, बराबर वालिय मेरा खाना, ओ वालिय मेरा खाना, वो जीजी साकना, ओ से कुंभ मारा जाकना, ओ जीजी मंदरी, हर ईद का वक्त तो अंतरी, ओ जीजी सुमरो कप ख्वाज खुदा से ज़ू। जी नन बाज एंजॉय करें कना संगताकुम कंदा गाना बाज एंजॉय करें नना ब्राविंगा जेबाइंगा गाना नुम बिंगोरे नुम अंदाखस एंजॉय करें नोरे नुमा दसनन तेना कंटिन्यू के ना हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं जो प्रेग्नेंट उम्मीद और प्रेग्नेंट जो कॉलर भी पूछ रहे थे, तो उसी बात को कंटिन्यू करके और एक जो मिथ है जो हम कंटिन्यूस टाइम को भी नोट नहीं करते, हम विटामिन डी की इंटेक कर रहे हैं, कैल्शियम की इंटेक कर रहे हैं, जिंक की इंटेक कर रहे हैं, उसकी एब्जॉर्बेशन हमारे बॉडी में उस तरह से हो पा रही है, इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हम अपने सेल्फ मेडिकेशन पे जाते हैं और इंटेक करते हैं। देखिए, जहाँ तक एब्जॉर्प्शन की बात है कि हो रही है या नहीं, वो पता चलता है आपके लेवल से। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, आप कैल्शियम लेवल चेक कराते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर वो डेफिशिएंसी है तो आपको एक्सटर्नल सोर्स से विटामिन्स लेने होते हैं। इसी तरह से अगर कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उसको डेफिशिएंसी है बी कॉम्प्लेक्स की, तो वो कुछ दिन के बाद उसको फॉलो अप पे रखते हैं। इसीलिए फॉलो अप पे फिर वो चेक करते हैं, अगर वो डेफिशिएंसी कम हो गई तो फिर वो उसको विटामिन्स का डोज उस हिसाब से करते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो वो ये फिर उसको फर्दर डायग्नोसिस होता है कि क्या वजह है कि ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उस वक्त मैं यूरिक एसिड की बात कर रही थी, थोड़ा सा बीच में मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो वेट लॉस करते हैं। वेट लॉस में एकदम जो लोग एकदम से बहुत तेज़ी से मतलब अपना वज़न कम करते हैं, तो उनके में ये होता है कि आपका यूरिक एसिड एकदम से फ्लक्चुएट होता है, उसकी वजह से भी आपको ये जॉइंट पेन शुरू हो सकता है। और उसके अलावा कुछ लोग हैं जो अपना वज़न कम करने के लिए, आपने देखा होगा, लेग्जेटिव्स लेते हैं कि खाना खाने के बाद आप ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिससे आपको डेफिकेशन हो जाए, ताकि आपने जो खाया निकल जाए। ये बहुत कॉमन है हमारे पास, बल्कि ये तो इट्स वेरी डेंजरस है। हाँ, डेंजरस, और ये मेंटल डिसऑर्डर में आता है, साइकोलॉजिकल। ये बहुत सारी औरतों में आजकल जो लड़कियां हैं उनको बहुत ज़्यादा वेट लॉस जो कॉन्शियस हैं, इसको एक बाकायदा ये ईटिंग डिसऑर्डर, इसका डे भी मनाया जाता है। इसको हम बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। बुलिमिया नर्वोसा में ये होता है कि आप खा लेते हैं, खा लेंगे, आप पार्टी में गए, खा लिया, खाना खा लिया, आपका ज़ाहिर है आदत है, तो उसके बाद फिर आप जब शीशे में देखते हैं तो आपको अपना सेल्फ इमेज ऐसा लगता है, तो आप उसको किस तरह करते हैं, आप मुंह में हाथ डाल के उल्टी करते हैं, या फिर आप लेग्जेटिव्स ले लेते हैं। ये बाकायदा डिजीज़ है, या फिर खाए नहीं अगर ये सब करना है तो। नहीं, तो ये मेंटल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डॉक्टर साहिबा, जैसे ये तो मेडिकेशन की बात हुई, अब हमारे रूरल एरियाज़ में, दूर दराज इलाकों में जहाँ दवाइयाँ उस तरह से अवेलेबल नहीं है, तो आप हमें बताएंगे कि वो क्या करें घर में बैठे हुए, घर की चीज़ों से वो किस तरह इन चीज़ों से काबू पा सकते हैं, इन बीमारियों पे, बीमारियाँ तो नहीं, इन डेफिशिएंसीज़ पे कैसे वो कोप अप कर सकते हैं? देखिए, डेफिशिएंसीज में जैसे मैंने बताया कि मैक्रोन्यूट्रेंट, अपनी खुराक का बैलेंस डाइट, सब्जियां खाएं, वेजिटेबल्स जो ताज़ा मौसम की सब्जियां हैं वो खाएं, और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करें, और इस तरह की चीज़ें जैसे जो है पेस्चराइज, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो वह खैर गाँव के लोग, लेकिन अब तो भाई हर जगह ये सब कुछ है। आप ये देखिए, हमारे पास लोग आते हैं, मतलब गाँव से हर इलाके के लोग आते हैं, वो लोग भी, बच्चे, वहाँ पर भी हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये चीज़ें अवॉइड करें। फिर उसके अलावा उनकी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा पानी जो सबसे सस्ती चीज़ है, वो तो हर वक्त आप पी सकते हैं ना, पानी आप ज़्यादा पिएं, और नींद अपनी पूरी लें। नींद का टाइम जो है वो अपना फिक्स रखें। खाना जो है वो आप सोने से 2 घंटे पहले खा लें। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप अपनी प्रॉपर रखें। कुछ लोग ऐसा है कि खाना बिल्कुल नहीं खाते, रात का खाना छोड़ देते हैं, या सुबह का नाश्ता, जो लोग सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं उनका वज़न सबसे ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि आप जब मॉर्निंग में अपने डे को
स्टार्ट करते हैं ब्रेक फास्ट, ब्रेक मतलब तोड़ना, फास्ट माने रोज़ा। तो ब्रेक फास्ट का मतलब ही यही है कि आपने जो रात भर आपकी बॉडी ने काम किया और जो फास्ट की हालत में थी, सुबह आपने उस फास्ट को तोड़ना है। ये देखें, ये जितनी चीज़ें जो बनी है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अच्छा ये मतलब है ब्रेकफास्ट करना है। हाँ, तो अब ये देखें, ये चीज़ें जो बनी ये रिसर्च बेस्ड हैं, FDA अप्रूव्ड हैं, ये वो चीज़ें हैं जो WHO ने रिकमेंड की हैं और बहुत सारी रिसर्चेस के बाद ही ये चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं नहीं हम ऐसा कर लें तो ऐसा नहीं होता। वो किसी वजह से ही पूरी रात आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, सुबह में उठ के आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो लोग सुबह नाश्ता नहीं करते तो आप ये देखें उनका वज़न ज़्यादा बढ़ता है। आप सुबह उठें, आप अपना प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल, आप अपना एक गिलास नीम गर्म पानी ले लें, की कमी से भी वेट बढ़ता है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल एनीमिक होता है तो भी वाटर रिटेंशन होती है, वाटर रिटेंशन की वजह से वेट बढ़ता है। हार्मोनल डिसऑर्डर है उसकी वजह से वेट बढ़ता है। और बहुत सारे लोग जो है भूखे रहते हैं, जब वो भूखे रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल इंटरप्ट कर रही हूँ मैं आपको कि जो हार्मोन जो डिस्टर्ब होते हैं अक्सर ख़वातीन के साथ, ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। अच्छा जब भी कोई प्रॉब्लम है, अभी डॉक्टर ये कह देती है भाई आपको तो हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और ये होता क्यों है? हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म, पूरा सिस्टम चला रहे हैं। हर चीज़ के अलग हार्मोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी मैनेज कर रही होती है। अब अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गया, अब जैसे PCOS हो आजकल बहुत कॉमन है औरतों को, लड़कियों को, क्या वजह है? जंक फूड्स, चिकन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ओबेसिटी, मोटापा हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से इन सब चीज़ों की कोई बहुत सारे कॉज हैं इसके। हाँ, कॉज है। कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर ऐसे नहीं होता, किसी वजह से होता है। जैसे ओबेसिटी, मोटापा जो है वो बच्चियों में आजकल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से PCOS जो है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी आपका हार्मोनल स्ट्रेस लेवल अगर आपका जो है वो डिस्टर्ब होता है। आपके खाने का स्टाइल ऐसा है, जैसे आप एकदम सडनली वेट लॉस कर रहे हैं, कोई आपको सबसे ज़्यादा जो है देखिए मेंटल हेल्थ की, हमेशा हेल्थ की जो डेफिनेशन, जैसे आपने अभी कहा था मेंटल हेल्थ की बात, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हम समझते हैं हम बीमार नहीं हैं, आप समझ रही हैं आप सही हैं, मैं समझ रही हूँ मैं ठीक हूँ। हेल्थ की डेफिनेशन ये है ही नहीं। WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। यानी कि आपकी मेंटली भी आप ठीक हो, फिजिकली यानी आपकी जिस्म पे कोई तकलीफ ना हो, कोई बीमारी ना हो, सोशली आप लोगों से किस तरह मिलते जुलते हैं, कैसे लोगों से ताल्लुकात हैं, स्पिरिचुअली, और आप मजहब से होलिस्टिक लेवल पे हेल्थ को भी कंसीडर किया बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, मेरा जो अभी आपसे सवाल है वो ये है कि जैसे अभी कॉलर ने भी बात की, अक्सर डॉक्टर्स भी ये कहते हैं अगर हम शहरी इलाकों से हटकर हम गांव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ख़वातीन जो अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो वो घर का पूरा काम करती हैं, बिल्कुल, वो खाना भी बना रही हैं, वो जो है ना बकरियां, जानवरों, मतलब हर एक हैवानों की भी बहुत केयर होती है और जी बहुत एक्टिव होती हैं, बल्कि 9 मंथ तक वो प्रॉपर काम करती है। जबकि अगर हम शहर की तरफ आए तो नहीं जी, अगर वो प्रेग्नेंट है तो फर्स्ट मंथ के बाद ही वो जी बेड से उठना और ये वो बड़ा मतलब अपने आप को जो है ना इतना मतलब वो कर देती है कि घर के जो वो मेल हजरात हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरा घर ही डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं जी बस इनको काम नहीं करना चाहिए। तो आप बताएं किस मंथ से किस मंथ तक काम करना चाहिए ख़वातीन को, क्या करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए? अक्सर ख़वातीन के जो है ना बेबी जैसे मिसकैरेज हो जाते हैं, अगर वो थोड़ा सा काम कर लेती तो वो कहती है नहीं जी हमारी तो बेबी मिसकैरेज हो गई। क्या वाकई ये सदाकत है इन बातों में? होती है। देखिए कुछ चीज़ें जो हैं, हम जब बात करते हैं मेजॉरिटी की बात कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी में वो लोग आते हैं जिन्हें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। माइनॉरिटी की बात हम जब करते हैं, जब अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी को है, सबको ये प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी का मिसकैरेज हो रहा है या किसी का कोई और प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसऑर्डर है या कुछ, तो उसमें उसका डॉक्टर उसको रेस्ट लिखता है, तो वो रेस्ट वो तो बनता है क्योंकि मेडिकली अगर आपको डॉक्टर ने लिख दिया, हाँ वो तो फिट नहीं है तो इसी वजह से वो तो फिर चले आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके डॉक्टर ने आपको लिखा। लेकिन एक जनरली हम जब मेजॉरिटी की बात करें नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडीज़ में, उनको थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है वो अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, नहीं, आप नॉर्मल 10 से 15 मिनट की वॉक करें, पानी ज़्यादा पिएँ, अपने घर की एक्टिविटीज़ रखें। हाँ अलबत्ता जैसे डॉक्टर ने अगर वज़न उठाने को मना किया है, ओवर स्ट्रेस ना करें, मेंटली आप रिलैक्स रहें। तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। यानी कोई बीमारी हो तो आप सब चीज़ें छोड़ के बैठ जाए ना, प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी जो है वो एक फिजियोलॉजी। ये ख़वातीन को समझ नहीं आती ये बात। अच्छा यही वाली फरजाना वाली बात को मैं इसको ही आगे लेके चलूँगी कि
بہت ساری خواتین ایسی ہیں, انفیکٹ میاں بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اب تو آپ نے کوئی کام کرنا ہی نہیں. اچھا اس پہ تو ماشاءاللہ آپ نے اتنی تفصیل سے بتایا کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, بلکہ ہم سب کو بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. بہت خوش اخلاق ڈاکٹر ہیں اور بہت اچھے سے ہمیں بتا رہی ہیں کہ بیماریوں سے کیسے فائٹ کی جائے, کیسے بچاؤ کیا جائے. اور ضروری نہیں کہ صرف آپ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں, کھانا ہی کھا رہے ہیں, ہر چیز بیلنس لے کے چلیں, نیند بھی پوری لیں, ڈائٹ بھی پوری لیں, واک بھی کریں. اور کیا کہتے ہیں ہمارے جو پاس ضروریات افشاں اس وقت ایک کال ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہمارا جو ہے نا وہ گانا سے چلا دے. میں محمد کریم اللہ بخشی دادا سے بات کر رہا ہوں. وہ میرے پھول تھوڑے دن مال ہی نہیں ہوں. اچھا چلے جی انشاءاللہ سانگز ہم چلائیں گے, آپ پروگرام دیکھیں. اس وقت جو ہے نا ہمارے پاس ڈاکٹر سانگ بھی ساتھ ساتھ چلتے صاحب رہیں گے, آپ کو انٹرٹین بھی کرتے رہیں, لیکن ہم جو معلومات فراہم کریں وہ بہت اہم ہے, کیونکہ صحت کے حوالے سے صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں. کیونکہ دنیا بھر کی چیزیں آپ لا کر رکھ دیں, جتنا بھی پیسہ دولت ہر چیز لا دیں, لیکن وہ دولت کا مقابلہ صحت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ دولت صحت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے. اور اسپیشلی جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ واک کرے تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے. کہ آپ کتنے بھی بزی ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ بزی ہیں, آفس جا رہے ہیں, گھر کے کام کر رہے ہیں, واٹ ایور جو آپ کر رہے ہیں, لیکن اپنے لیے 1 گھنٹہ ضرور نکالیے. یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. واک کیجیے, اپنے آپ کو مینٹلی ریلیکس رکھیے, اچھی خوراک لیجیے, کم لیجیے, بہت زیادہ اوور ایٹنگ نہ کریں. اب ایسا بھی نہیں کہ آپ کھائی کچھ نہیں اور اب یہ پتہ چلا کہ آپ کھاتے ہی جا رہے ہیں. اعتدال میں رکھ کے کھائیے, بھوک رکھ کے کھائیے. اور سب سے اچھی جو ہے ریلیکس کرنے کے لیے دماغ کو آپ کھلے آسمان پہ جائیے. اگر آپ کے پاس چھت اویلیبل ہے تو آپ چھت پہ جائیے, وہاں پہ ریلیکس کریں اپنے آپ کو, اپنی آکسیجن آپ کے سر کو جاتی ہے, آپ کو سکون ملتا ہے, آپ اچھا سوچیں, پازیٹیو تھنگس کی طرف دھیان دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم سوال میں یہاں اٹھاؤں گی کہ جو سائنس ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ بھی بڑا پرابلم ہے, سردیوں میں لوگوں کو سائنس بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو سائنس ہے جس میں ویکس آ جاتی کانوں میں, ناک میں, اور کبھی کبھی کان بند ہو جاتے ہیں, کبھی کھول جاتے ہیں. اسی طرح ہی نوز کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتی ہے. اور ایک وہ زائنوسن اکثر لیا جاتا ہے, ڈراپس لیے جاتے ہیں, تو اس کی بہت یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بتائیے گا کہ اس سے کیا ہوم ریمیڈی ہے, کیا ہے اس سے بچاؤ کی تدابیر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو سائنس جو ہے وہ ہماری ایئر کیویٹیز ہوتی ہیں, ہمارے ویٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے, بہت امپورٹنٹ اسٹرکچر ہے ہماری باڈی کا. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے نزلہ ہے, زکام ہے, تو اس کے اندر آبسٹرکشنز آ جاتی ہیں. تو سمپل تو یہ ہے کہ آپ نے اسٹیم لینی ہے. اسٹیم بہت امپورٹنٹ ہے اس میں. آپ رات کو سوتے ہوئے صبح بھی جو ہے وہ اسٹیم آپ لیں. اچھا مطلب اسٹیم لینے کے لیے نمک کہتے ہیں کہ وہ ڈالنا چاہیے جس سے کہ وہ ریشے کو کاٹتا ہے, ایسا کچھ ہے؟ نہیں, ہم لوگ جو پیشنٹس کو بتاتے ہیں یا تو آپ کوئی بھی جیسے لونگ ہوتی ہے, لونگ 10-12 لونگ جو ہے یہ دیسی ہے, 10-12 لونگ آپ اس میں ڈال لیں, اور اس کے بعد یا پھر آپ پلین واٹر سے بھی آپ اسٹیم لیں, وہ بھی بیسٹ ہے ایکچولی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے اچھے سے برش کر کے گلا صاف کر کے سوئیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ چیز یہ کہ ٹھنڈا کھانا بالکل نہ کھائیں, ٹھنڈی چیزیں, کولڈ ڈرنکس ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کو آپ اوائڈ کریں. کھٹی چیزوں کو اوائڈ کریں, اسپیشلی جب آپ کو الرجی ہے یا اس طرح کا. اور سب سے زیادہ دھوپ, مٹی, اس سے آپ بچیں. اچھا ڈسٹ الرجی سے بھی تو یہ بہت زیادہ تر الرجیز جو ہیں وہ ڈسٹ سے ہی ہوتی ہیں. ڈسٹ میں بہت سارے ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ مائٹ سے, اگر آپ کو الرجی ہے تو آپ کے گھر میں اگر کارپیٹس ہیں تو اس کو ہٹا دیں, اور اگر آپ کے پردے پڑے موٹے والے پردے, اس سے بھی جو ہے مٹی اس میں جمع ہو جاتی ہے, ڈسٹ مائٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے الرجیز ہوتی ہے. اور اگر کوئی آپ کے گھر میں سگریٹ پیتا ہے, اسموکر ہے, تو اس کو کوشش یہ کریں کہ وہ گھر میں سگریٹ نہ پیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے تو آپ کو سگریٹ سے الرجی آپ کے اوپر افیکٹ نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ کمرے میں بیٹھے ہیں اور کوئی دوسرا سگریٹ پی رہا ہے تو اس اسموک سے بھی آپ کو جو ہے وہ الرجی ہو سکتی ہے. تو جی ہاں. اور ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو, آپ نے اس کے بارے میں بتایا. مزید اب اس پہ وائرل انفیکشنز پہ اگر آئیں تو میں پوچھنا چاہوں گی, ویکسینز جو لگتی ہیں ان کا کیا کردار ہے, کیا امپورٹنس ہے؟ کہتے ہیں کہ ویکسین لگنا اس کے ساتھ کافی سارے تو ایسی وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں جو آپ کی باڈی میں وائرس آ بھی جاتا ہے لیکن آپ کو افیکٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ ویکسین آپ کے بیسکلی امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. جی, ویکسین ایکچولی ہے کیا؟ ویکسین جیسے ہم نے بات کی امیون سسٹم ہمارا وہ باڈی کا سسٹم جو لڑتا ہے جراثیم سے اور بیماریوں سے, ہماری باڈی کو سیف رکھتا ہے. اب اس کو سیف رکھنے کے لیے کئی میجرز ہیں. اس میں جیسے میں نے بتایا ڈائٹ بھی ہے, وٹامن ڈی بھی ہے,
اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ اسٹرانگ میجر جیسے اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور اگر اس کو ہم کہتے ہیں ویکسین جب ہم اپنے کسی بھی بیماری کے لیے، ہر بیماری کی الگ ویکسین ہے، ہر وائرل انفیکشن کی ویکسین الگ ہے. ویکسین ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے. ٹھیک ہے، سمپل کر کے ہم آپ کو بتائیں کہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی ٹیکنیکل لینگویج، جیسے اگر اینٹی باڈیز اور وہ میں بتاؤں گی. یہ سمپل جو ہے ہماری باڈی کو امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر دیتی ہے. جب ہماری باڈی کا لیکن صرف ویکسین لگانے سے، جیسے بہت سارے لوگوں نے کووڈ کی ویکسین لگائی اور دوسری ویکسینز لگاتے ہیں انفلوئنزا وغیرہ کی، تو وہ سمجھتے ہیں ہم ٹارزن بن گئے اور ہم سب کچھ کریں، ہم نے ویکسین لگا. ایسا نہیں ہے. ویکسین لگانے سے، پولیو کے لیے بھی ہم بار بار دیکھیں کتنی دفعہ ویکسینیشن ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، ویکسین آپ کو 100% سیفٹی نہیں دیتی. ویکسین آپ کو 60، کچھ 70%، کچھ 75%، کچھ 65%. ویکسین آپ کو سیفٹی دیتی ہے کچھ پرسینٹ. باقی جو ہے وہ آپ کو سیفٹی میجر SOPs لینے ہوتے ہیں. اس میں آپ کی ڈائٹ ہے، امیون سسٹم اسٹرانگ کرنے کے لیے بیلنس ڈائٹ لینی ہے، واک کرنی ہے، پانی پینا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے. اب جو وائرل انفیکشن کی آپ بات کر رہی ہیں، وائرل انفیکشن جیسے اگر بہت سے کووڈ کے لیے بھی لگی ہے، انفلوئنزا کے لیے لگتی ہے، ٹائیفائڈ کے لیے لگتی ہے، ہیپیٹائٹس کے لیے لگتی ہے. یہ ساری ویکسینیشن جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ویکسین لگنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو وہ پرابلم دوبارہ نہیں ہوگا، وہ وائرل وہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس کی جو سیویریٹی ہے، یا آپ اسے یہ کہیں کہ جو لائف تھریٹننگ سچویشن ہے، آپ کی زندگی لینے والی، وہ نہیں رہتی. وہ ہلکے تھوڑا سا اس کا اٹیک ہوتا ہے، لیکن آپ کی باڈی اس انفیکشن سے لڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ویکسینز لگوانے کے بعد وہ وائرس پھر بھی جا سکتا ہے آپ کی باڈی میں، لیکن وہ اس طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا کہ نارملی وداؤٹ ویکسینیشن ہوتا ہے. دیکھیں ایک، ہاں جی بالکل، ایک آپ کو چھوٹی سی میں مثال دوں. انفلوئنزا کی ویکسین ہم لوگ لگاتے ہیں جو ہر سال لگتی ہے، جتنے بھی جو اسپیشلی اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، یہ 4 مہینوں میں زیادہ لگائی جاتی ہے، تاکہ کیونکہ یہ سیزنل الرجیز کے لیے. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہم ویکسین لگاتے ہیں، تقریباً ماحول میں 150 قسم کے جو جرمز ہوتے ہیں یا وائرسز سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو الرجی کر سکتے ہیں. لیکن جو خاص 4 ہیں ان میں سے، جو کہ یہ انفلوئنزا جو لائف تھریٹننگ کر سکتے ہیں، کمپلیکیشنز کر سکتے ہیں، یہ ویکسین ان 4 کے خلاف ہوتی ہے. یعنی جو زیادہ خطرناک ہیں، جو آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، تو یہ ان 4 امپورٹنٹ جو انفلوئنزا کے وائرس ہیں ان کے خلاف ہوتی ہے. یعنی اب اس ماحول میں بہت سارے وائرسز ہیں، لیکن اگر آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے، باڈی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے، ہمارا جسم لڑ رہا ہوتا ہے ان سے، وہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. لیکن جو خاص ایسے خطرناک ہیں جن کے لیے بہت زیادہ، جیسے اب چھوٹے موٹے ہنگامے تو پولیس کور کر لیتی ہے، لیکن کوئی بڑا تھریٹ ہو، کوئی بڑی ہوتی ہے، تو پھر پوری نفری تیار کی جاتی ہے اس کے لیے. بالکل اسی طرح سے جب بڑے انفیکشنز ہوتے ہیں ان کو لڑنے کے لیے پھر ویکسین بہت صحیح ہے. تو یہ پولیو کے جو ایک ویکسینیشنز لگتی ہیں اس کا کیا ہے؟ دیکھیں بچپن میں دیکھتے تھے کہ نہیں، مطلب بچپن میں اتنا نہیں ہوتا تھا، وہ آہستہ آہستہ یہ قطرے پلانے لگے. اچھا اب ابراڈ جاتے ہیں، اب دوبارہ وہی ہر جگہ پہ پہلے پولیو کی جو ویکسینیشن ہوتی ہے، تو اس کی کیا سائنس ہے؟ مطلب بہت اصل میں پیارا کیا ہے کویشچن یہ کیا ہے نتاشا نے. پولیو سے جو ہے نا، اگر ہم دیہات علاقوں کی طرف جائیں، وہاں کے لوگ بڑے گھبراتے ہیں، وہ اکثر اپنے بچوں کو جو ہے نا پولیو کی قطرے نہیں پلاتے. ان کو بھی پلیز آپ ایڈوائز دیجیے کہ واقعی میں ایسا کچھ تو نہیں ہے، پولیو کی قطرے بچوں کو پلانے چاہیے یا نہیں. جی دیکھیں، 2 قطرے زندگی، یہ ہمارا تھیم تھا. 2 قطرے مطلب یہ پولیو ڈراپس آپ کو زندگی فراہم کرتے ہیں. تو پولیو جو ہے ایک ایسا وائرل انفیکشن ہے، بہت اسٹرانگ ہے، جو کہ بار بار اس کے لیے ہمیں ویکسینیشن اپنے بچوں کو کم سے کم 10 سے 12 یا 15 دفعہ اگر آپ پولیو ویکسین پلاتے ہیں اپنے بچوں کو، تو وہ بچہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ اس سے پولیو سے لڑ سکے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو پھیلتی، کنٹیجیس ڈیزیزز ہیں جو بھی وائرل ڈیزیزز ہیں. اب اگر آپ نے تو ویکسینیشن کروا لی اپنے بچے کی، لیکن اگر ماحول میں وہ پولیو وائرس موجود ہے تو آپ کا بچہ اس میں زد میں آ سکتا ہے اگر اس کا امیون سسٹم کمزور ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ سارے بچوں کو جو اس ماحول میں ہے، جیسے اب پاکستان میں، کیونکہ بہت سارے کنٹریز جو ہیں یہ پولیو فری ہو چکے ہیں، صرف پاکستان اور افغانستان، اور پچھلے سال تک تو افریقہ میں بھی کچھ کیسز ملے تھے، لیکن اب پاکستان میں دوبارہ سے کیسز سامنے آئے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اب
ہمارے ماحول میں وائرس موجود ہے, تو جتنے لوگ وہاں پر ہیں وہ خطرے میں ہیں. تو اس لیے اب جب تک یہ ہمارا ملک جو ہے پولیو فری انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا, اب تو سنگل, اب ڈبل ڈیجٹ زیادہ زیادہ, پہلے تو کتنے سینکڑوں میں تھے, تو اب آہستہ آہستہ جو اویئرنیس ہوئی تو کم ہو گئے. اب تو گھروں گھروں میں جا کے دیکھ کے پولیو کے خطرے دے بچے ہیں تو ان کو پولیو کے خطرے. لیکن جب تک یہاں ماحول میں ہمارا ملک پولیو فری نہیں ہوتا, جب تک بچوں کو پولیو ویکسینیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور جہاں تک ہم دوسرے ملکوں میں جا کے کرتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی امیون سسٹم اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو پولیو ڈراپس پر لائے جاتے ہیں. اچھا, پولیو کی بھی جو ہے پوسٹ پولیو سنڈروم ایک بیماری ہوتی ہے. بیماری کیا, پولیو کی سیکنڈری کمپلیکیشن ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو بچپن میں پولیو کا اٹیک ہوا لیکن اس کے بعد وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے, پھر آفٹر 50 وہ پولیو دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کی باڈی میں نمودار ہوتا ہے. تو جی بالکل نمودار ہوتا ہے ان لوگوں کو. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس, وہ ڈاکٹرز کو اپنی پراپر ہسٹری نہیں بتاتے. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ ایکسرسائز کریں, ان کے مسلز ویک ہو رہے ہوتے ہیں, تو جیسے وہ ایگزرشن میں جاتے ہیں وہ پرابلم اور زیادہ خراب ہوتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں اگر کسی کو بھی بچپن میں پولیو ہوا ہو اور دوبارہ سے 50 سال 60 سال کی عمر میں اگر یہ چیز دوبارہ آ رہی ہے, تو آپ اپنے ڈاکٹر کو ہسٹری میں بتائیں کہ مجھے جو ہے پہلے بچپن میں پولیو ہوا تھا تو اس کے بعد اب مجھے یہ پرابلم دوبارہ. اچھا میم, آج کل جیسے ہم نے بات کی موسم بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے, اور میرا گلے سے بھی لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے, مجھے جو ہے نا نزلہ, کچھ لوگوں کو بہنے والا نزلہ ہوتا ہے جو میری برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں بس ٹیبلٹ لوں اور میرا نزلہ کسی طریقے سے بند ہو, اور جب بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد سر میں درد اور طبیعت. تو آپ کائنڈلی یہ بھی ایڈوائز کریں کہ ہمیں کون سی ٹیبلٹ لینی چاہیے, یہ کیا ایسا لینا چاہیے کہ جس سے نزلہ جو ہے نا وہ رکے اور سر میں بھی درد نہ ہو, کیونکہ یہ برداشت سے باہر ہوتا ہے یہ نزلہ. جی بالکل, نزلہ رکنا چاہیے, نہیں تو گرے گا تو ہسبینڈ پہ اور بچوں پہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پورا گھر جو ہے نا بڑا دور ہو جائے, نہیں بھائی آپ کو نزلہ ہے, آپ کو نزلہ ہے. نزلہ گرنے کا مطلب غصہ بہت آتا ہے, غصہ آئے گا اس کی یہ. ہاں جی, تو اچھا دیکھیں نزلہ اگر آپ کو ہے, سب سے پہلے تو اگر الرجی کی وجہ سے ہے آپ کو, تو آپ کو اینٹی الرجی کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اگر کسی بھی اگر یہ اور کمپلیکیشن ہو گئی ہے, اس کی سیکنڈری چیسٹ انفیکشن ہے, کھانسی ہے, تو اس کے لیے پھر ہو سکتا ہے آپ کو اینٹی بائیوٹک لینی پڑے. اس کے علاوہ آپ کو ٹھنڈا سے مطلب فرسٹ ڈے سے یوز کر سکتے ہیں ہم اینٹی بائیوٹک. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اینٹی الرجی تو آپ نے لینی ہی لینی ہے نا, اینٹی الرجی اگر آپ اور اگر آپ کو فیور ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جتنا بھی نزلہ ہے, زکام ہے, وائرل انفیکشن ہے, ان کی کوئی پرٹیکولر دوا نہیں ہوتی, ان کا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر سپوز آپ کو ڈینگی ہو گیا ہے, ڈینگی کا کوئی علاج نہیں ہے, آپ کو کیا ہے کہ اگر ڈینگی میں آپ کو بخار ہے تو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ آپ کے بخار کا علاج ہوگا. اگر آپ کو الٹی ہے تو الٹی کی دوائی دی جائے گی, اگر آپ کو کھانسی ہے تو کھانسی کی دوائی دی جائے گی. یعنی یہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. جیسے اب آپ بتا رہی نا آپ کو الرجی ہے, وائرل انفیکشن ہے, تو اگر آپ کو بخار ہوگا تو آپ کو اس کے لیے بخار کی دوا لینی ہوگی. نزلہ بہہ رہا ہے تو آپ کو اینٹی الرجک لینی ہوگی. اگر چیسٹ انفیکشن ہو گیا ہے تو پھر اینٹی بائیوٹک لینی ہوگی. کوشش کریں کہ خود نہ لیں, ڈاکٹر سے کنسلٹ. جی بہت پیاری بات ہے جی. قدرمنو دا ټیم ډاکټر صاحبه موږ سره په سټوډیو کې دا ډېرې ښایسته خبرې کوي او ډېر مفیدې مشورې چې دي هغه ډاکټر صاحبه موږ ته راکړې. قدرمنو دا ټیم یو ډېره ښایسته اتڼي سندره چې ده هغه تیاره ده. ما د پروډیوسر صاحب سره ډېر زیات ریکویسټ کړی چې سر پلیز اتڼي سانګ ہونا چاہیے. जाना मस्ती स्यालई
ټولو ناول خو ډېره مننه شکیل صاحب زموږ د دې پروګرام پروډیوسر چې دی هغه شکیل صاحب دی. شکیل صاحب ډېره مننه چې تاسو دغه سندره چې ده هغه زموږ خیبر پښتونخوا والو ته پلی کړه. ډېره مننه جی قدرمنو. دا ښایسته سندره تاسو واورېدله او دا ټیم ډاکټر صاحبه چې ده هغه موږ سره په سټوډیو کې ده. ډېرې ښایسته او ډېرې مفیدې او بغیر فیسه مشورې چې دی هغه موږ ته راکوي. دا د ټولو نه غټه خبره ده چې فیس نشته دی. او قدرمنو فون کال وکړئ د دې موقع نه چې ده تاسو فایده اوچته کړئ. قدرمنو فون نمبر به زه یو وار بیا ریپیټ کړم تاسو ته 99231098 99231098 په دې باندې تاسو رابطه کولی شئ. د کراچۍ سنټر نه موږ دا ټیم چې دی لایو یو. او قدرمنو لکه څنګه چې موسم ډېر زیات د تیزي نه بدل کیږي او صرف په کراچۍ کې نه د کراچۍ نه بهر که موږ لاړ شو نو موږ ګورو چې ډېره زیاته یخني چې ده هغه زیاته شوې ده. او یخني چې زیاته شوې ده ډیفینیټلی موسم اټومیټیکلی چینج شي. د انسان ټمپریچر چې دی هغه هم چینج کیږي. درجه حرارت چې ورته ویل کیږي. ډېر خلک چې وي هغه ډېر زیات الرجي وي یعنی د ډسټ نه هغوی ته ډېره زیاته الرجي وي. د هغې نه د هغوی مری خراب شي یا څوک چې دی د دمې پیشنټس وي یا څوک چې دی تبه زکام ورته شي. اټومیټیکلی چې موسم چینج شي د انسان خوراکه چې ده هغه هم چینج شي. سړی چې دی ګرم خوراک خوري نو هغو کوشش کوي لکه نن سبا چې دی سوپ مونږ ډېر زیات څکو او ګرمیانو کې چې دی مونږ جوسیز استعمال چې دی د هغې ډېر زیات کوو. نو زه به د ډاکټر صاحبې اړخ ته د هغې نه به تپوس کوو. لکه ډاکټر صاحبه ډېرې ښایسته مشورې وکړلې ډېرې مفیدې مشورې مونږ ته راکړلې. د پولیو په هکله مونږ خبرې کوو. اکثره مونږ دیهات کې کتلي دي چې خلک د پولیو ویکسینیشنز چې دی یا د پولیو قطرې خپلو ماشومانو ته نه ورکوي. دا د ماشومانو سره ډېر زیات ظلم دی ډېر زیاتی دی. پولیو چې دا هغه مکمل مونږ دا کوشش کړی دی په پاکستان کې چې ټوټل چې دی د پولیو نه صفا پاکستان غواړو. ڈاکٹر صاحب یہ پولیو کے بارے میں بتائیے پولیو آخر اٹیک کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے اکثر دیکھا چھوٹے بچوں کو اٹیک ہوتا ہے بچے پاؤں کی طرف سے معذور ہو جاتے ہیں یا ہاتھ کی طرف سے ہوتے ہیں تو یہ ریزن کیا ہے بچے کیسے اٹیک ہو جاتے ہیں اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ دیکھیں وائرل انفیکشن ہے جیسے آپ کو پتہ ہے یہ بھی وائرل کی ایک ٹائپ ہے وائرل انفیکشن ہے. اچھا یہ ہوتا کس طرح ہے ڈراپلیٹ انفیکشن سے ہوتا ہے نیزو فیرنگس یعنی ناک اور گلے کے ذریعے ہمارے اندر جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے فصلیں ہیں فصلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کی جو آپ بات کر رہے ہیں فصلوں میں یہ ہوتا ہے کہ واش روم وغیرہ کا پراپر جو ہے انتظام نہیں ہوتا تو لوگ وہاں ڈیفیکیشن یورین پاس فصلوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں. اگر وہ شخص کنٹیمینیٹڈ ہے یعنی اس کے اندر وہ جراثیم ہے ضروری نہیں کہ وہ جراثیم نے اس کو اٹیک کیا ہوا اس کے باڈی میں وہ جراثیم ہے اور اس نے وہاں پہ یورین پاس کیا اسٹول پاس کی اس کے بعد جب فصل میں پانی دیا تو وہ پورے فصل میں اس جگہ جو ہے وہ پانی میں اس وہ وائرس پہنچ سکتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ سبزی یا وہ فروٹ جو ہے وہ ہم شہر میں آئے یا کوئی بھی کھائے بغیر دھوئے اس کو کھا لے تو وہ آپ کی باڈی میں جا سکتا ہے. یا پھر کوئی انفیکٹڈ پرسن چھینکتا ہے کھانستا ہے تو اس کے جو انفیکشن ہے وہ آپ تک پہنچ جائے آپ اس کی لپیٹ میں آ جائیں یا اس سرفیس پہ اس نے چھینکا اور آپ نے اسی چیز جگہ اپنا ہاتھ لگا لیا اور وہ ہاتھ آپ نے اپنی آنکھوں پہ منہ پہ ناک پہ لگا لیا تو آپ کا جو ہے انفیکشن آپ کی باڈی میں شامل ہو گیا. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی سبزی لیں کوئی فروٹ لیں ہمیشہ اس کو اچھے سے واش کر کے سیلیڈ کو اچھے سے دھوئیں تاکہ اس سے کوئی بھی انفیکشن جو ہے وہ آپ کے منہ کے ذریعے اندر نہ چلا جائے. تو اس کے پھیلنے کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ اس طرح سے یہ جو ہے ڈراپلیٹ پولیو جو ہے نا بچوں میں زیادہ ہے بنسبت بڑوں کی پولیو جی میں بچوں میں زیادہ ہے. یہ انفنٹائل پیرالیسس کہلاتا ہے اس کا دوسرا نام ہے انفنٹائل پیرالیسس. یہ بچوں کے اوپر ہی افیکٹ کرتا ہے بچوں کی جو ہے ہمارے گرے میٹر آف اسپائنل کارڈ جو ہے اس کے اوپر اور برین کے اوپر افیکٹ کرتا ہے اور یہ irreversible ہے یعنی یہ واپس نہیں ہوتا. جو ڈیمیج ہو گیا وہ ڈیمیج ہو گیا اور اگر پولیو ہو گیا تو اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. مطلب جو چیزیں ہیں ان کو ہم مینیج کریں گے ریہیبلیٹیٹ کریں گے لیکن یہ جو ہے اچھا جہاں تک آپ نے کہا پیرالیسس اس کی بھی ٹائپس ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیو نہیں پلاتے اپنے بچوں کو آپ نے دیکھا نہیں ویکسین والوں کو بھگا دیتے ہیں وہ سمجھتے کوئی بات نہیں پیرالائز ہو جائیں گے یا اللہ مالک ہے. پولیو جان لیوا مرض بھی ہے. پولیو کی ایک ٹائپ ہوتی ہے بلبر پولیو جو کہ 2 to 3% ہوتا ہے. بلبر پولیو کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ہمارے سانس کے پٹے ہیں اس پر وہ وائرس افیکٹ کرتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ یہ پولیو کے قطرے نہیں بھی پلاتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر معذور بھی ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے پھر بھی وہ اس کو نہیں پلاتے. یہ تو دیکھیں اب یہ سمجھ بات نہیں کہ ان کی نہیں ان کو مسکنسیپشن دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم جیسے کچھ چیزیں ہیں جیسے ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ ریڈیشن سے دور رہیں ایکس رے سے دور رہیں MRI سے دور رہیں لیکن جب ڈاکٹر آپ کو لکھتا ہے تو وہ ڈاکٹر کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. جسٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز امپورٹنٹ ہے جو آپ کی لائف کے لیے ہے تو اس میں یہ ہماری جسٹیفیکیشن ہے کہ کچھ نقصان ہوتا ہے تو ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی زندگی بچانی ہے. تو یہ ان پیرنٹس کی جسٹیفیکیشن ہے کہ ان کو اس طرح کا مس
مسکنسیپشن اتنا اسٹرانگ دے دیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں معذور ہو جائیں گے، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے. یہ غلط نالج جو لوگ ان کو پھیلاتے ہیں، اور یہ غلط نالج میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ نئی نسل ہمارا پاکستان ہمارے نوجوان نسل سے ہے نا، جو کہ ہمارے ملک کو آگے لے کے جائے گا. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ معذور بچے پیدا ہوں، پاکستان معذور ہو. معذور پاکستان چاہتے ہیں جو پاکستان آگے نہ بڑھے، پاکستان کی آنے والی نسل، پاکستان کی امید کو یہ پیرالائز کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے ان لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ لوگ اگر اپنے ملک سے سنسیئر ہیں تو اپنی اولاد سے بھی سنسیئر ظاہر ہوں گے. اولاد سے کون سنسیئر نہیں ہوتا؟ تو آپ لوگوں کی غلط باتوں پہ توجہ نہ دیں. ہم ڈاکٹرز نے اپنے بچوں کو ویکسین پلائی ہے، آپ سب لوگوں نے پلوائی ہے. تو دیکھیں آخر ہم لوگ، ہمارے بچوں کو کیا ہوا؟ ہمارے بچے ماشاءاللہ گرو کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں میرے بچے. تو یہ مقصد بیماری سے بچ گئے اور بہت زبردست بالکل. تو ہم اپنے لیے کیوں، کوئی بھی انسان اپنے بچوں کو وہ چیز نہیں دیتا اگر نقصان دہ ہو. تو آپ لوگ یہ سوچو ہم سب اپنے بچوں کے لیے بھی یہ چیز کریں تو ہم کیسے ریکمینڈ کر سکتے ہیں کوئی خراب چیز؟ بہت زبردست میسیج، بہت زبردست میسیج. میں اپنے لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی ان ویکسینیشن سے نہ گھبرائیں، اور ان کا افادیت کو آپ کو علم ہونا چاہیے اور ان سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کووڈ کے ساتھ بھی سیم ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں کہ لوگ اوائڈ کر رہے ہیں، اس کو نہیں لگا رہے، اور بڑے بڑے متس بنائے ہوئے ہیں اس کے بارے میں. لوگ خوف و ہراس کی ایک ایسی سچویشن تھی کہ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک سال اور سننے میں آ رہی تھی کہ جی یہ کرونا کا انجیکشن لگائیں گے تو 2 سال بعد جو ہے مر جائیں گے. لوگ تو بائی کے کورونا کی میسیج ویکسینیشن میں بھی بڑا پرابلم بڑے مسئلے مسائل. بہت لوگ ڈرے ہوئے تھے جنہوں نے لگایا ہی نہیں. یہ ویکسین میں یہ مسئلے مسائل کیوں ہیں؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کامن نہیں ہوتی. جب آپ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑے سے ڈاؤٹس ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں اب جہاں تک کووڈ کی ویکسین کا سب سے پہلے یہ میڈیکل اسٹاف کو لگی تھی، فرسٹ لائن کے جو جتنے بھی ورکر تھے. ڈاکٹر کہہ رہے تھے لیکن ہم نے بھی تو لگوائی ہے، ہم تو زندہ دیکھیں ہم لوگوں کو سب سے پہلے لگی تھی. جب تو ویکسین کی اتنی ریسرچ بھی نہیں ہوئی تھی تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے لگوائی، کچھ بھی نہیں ہوا. اب آپ کے پاس ایک مطلب آپ نے دیکھا ہے ایگزامپلز ہیں، ڈاکٹرز نے سب نے لگوائی ہے، ان کو تو کچھ نہیں ہوا. ہم 2 سال سے الحمدللہ اللہ نے جتنی زندگی لکھی ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کبھی برا نہیں سوچتا، لیکن بندے خود اپنے لیے پہلے سے برا سوچ لیتے ہیں. صحیح ہے. تو بہت اچھی آپ نے بات کی. اور جب ڈاکٹرز خود انہوں نے لگوائی ہے تو انہوں نے ثبوت کے طور پہ آپ کو کنوینس کیا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ لگوا لیں، اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے. خدا نہ اور افواہیں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں، بہت غلط مثبت سوچ کو ہم اپروچ کریں، نیگیٹیوٹی کو وہ جلدی نہیں. یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ سوشل میڈیا پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. یہ سوشل میڈیا پہ لوگ اچھا ہوتا کیا ہے، وہ لوگ یہ چیزیں وائرل کرتے ہیں جو خود فیمس نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز وائرل کریں جس سے لوگ ان کی پوسٹ زیادہ سے زیادہ دیکھیں، جس میں لوگ دیکھیں کہ ارے کوئی نئی چیز آئی ہے. وہ چیز جو کہ گورنمنٹ ریکمینڈ کر رہی ہے نہیں بھائی، اس سے الگ ایک بڑا سائنٹسٹ پیدا ہو گیا جس نے یہ چیز جو غلط انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کو بہت بہت متاثر کرتی ہے. اب جس طرح ماسک کے حوالے سے بھی بڑا غلط کانسیپٹ آیا تھا کہ ماسک نہ لگائیں، خدا نہ خواستہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں جرمز ہوتے ہیں جو آپ کی سانس کے ذریعے آپ کی باڈی میں جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑا ہوا تو پھر لوگوں نے ماسک چھوڑ دیے، پھر کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. آپ مجھے ایک بات بتائیں افشان، ایک بات بتائیے، ماسک کے ابھی نہیں آیا سرجیکل ماسک، یہ ڈے 1 سے تمام ڈاکٹر ڈیورنگ سرجری استعمال کرتے ہیں. میڈیکل اسٹاف آئی سی یو کا، سی سی یو کا، جتنی بھی کنٹیمینیٹڈ ڈیزیزز ہیں ہاسپٹلز میں ابھی سے نہیں. میں تو میرا خیال ہے ہم نے جب سے میڈیکل میں اسٹوڈنٹ لیا، ہم پڑھے ہم تو جب سے استعمال کر رہے ہیں. اگر ان ماسک کو تو ہمیشہ ہی ہم نے ماسک، تو یہ کوئی ماسک کوئی نئی چیز تھوڑی آئی ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس میں سے کیڑے، تو پھر تو سارے ڈاکٹر کیڑوں کا شکار ہی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب غلط انفارمیشن کے ذریعے آپ اپنی صحت بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی جو دوسروں کو بھی غلط انفارمیشن دے کے متاثر کرتے ہیں پورے معاشرے کو. اور اس طرح پوری سوسائٹی جو ہوتی ہے، پورا ملک یا پورا علاقہ یا محلہ گلی میں، اس میں غلط جاتے 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 پورے وہ پھیل جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ گفتگو بتا رہی ہیں، اور بڑا خوبصورت انداز میں، ایسا بھی نہیں لگ رہا کہ جیسے کوئی بندہ بور ہو جاتا، ورنہ ایسی باتیں سن کے کہتے ہیں اچھا یہ بیماریوں والی یہ تو بڑا اچھے طریقے سے بڑا سافٹ انداز میں ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتا رہی ہے. اچھا ویٹ کے حوالے سے بھی میں یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ میرے سوال مس نہ ہو جائے. ماشاءاللہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ خواتین بڑی کانشیس رہتی ہیں، اسپیشلی اب مرد حضرات بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہیلتھ بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ باڈی بنا رہے ہوتے ہیں اسپیشلی. تو اچھا یہ جو ویٹ جو ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھانے سے بندہ موٹا ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کو کانسیپٹ ہے کہ نہ کھائیں تو آپ زیادہ جو ہے نا
वो स्लिम रहेंगे। क्या ये बातें दोनों अलग अलग हैं या सही हैं? सही क्या है हमें ये बताइए। देखिए, वेट का जहाँ तक ताल्लुक है, इसके लिए बाकायदा जो है WHO ने BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स जो है आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होता है, ठीक है ना, BMI के हिसाब से होता है। लेकिन अगर आपकी BMI, ये बात बिल्कुल सही है, अगर आपकी BMI बहुत ज़्यादा है, ओवर 30 हो जाती है, तो आप बीमारी की तरफ आ जाते हैं। उससे आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और आपकी शुगर, आपको पता है टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसकी वजह ही मोटापा है। और जब मोटापा होता है, शुगर होती है, शुगर्स के साथ जो है इसको कहते हैं अनहैप्पी ट्राइड। अनहैप्पी ट्राइड में जो है आपका ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, डायबिटीज़, ये तीनों चीज़ें रिलेटेड है। एक चीज़ बढ़ती है तो उसके साथ साथ ये तीनों चीज़ें, फिर उसके साथ साथ आपको पता है और मसाइल शुरू होते हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। तो ये एक और ये सब हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता बहुत है। सारी बीमारियां हो सकती हैं। और ये बात आपने बड़ी अच्छी बताई है। इससे पहले मैं चाहूँगी नाज़रीन को, जो आपने वैक्सीन्स के हवाले से कहा था, मैं चाहूँगी सिंधी में मैं अपने सिंधी बहन भाइयों को बताऊँ। नाज़रीन, इन खां पहिरीं हिकिड़ी ॻाल्हि हले पई वैक्सीन जे हवाले सां, त वैक्सीन केतिरी इंपॉर्टेंट आहे उहो मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि। त इहा डॉक्टर साहिबु इलाही डिटेल में इहा ॻाल्हि ॿुधाई आहे त इन शइ खे मिस बिल्कुलु बि न करणु खपे। हिकिड़ो त जेके पोलियो जा क़तरा आहिनि उहे ज़रूरु पंहिंजे ॿारनि खे पीआरींदा कयो। जेके दरवाज़े ते अची तव्हांखे काॾे वञिणो बि न पवंदो आहे, तव्हांखे दर ते अची पीआरींदा आहिनि, उहे ज़रूरु पीआरियो। उन खां अलावा जेके ॿार जीअं पैदा थो थिए, ॼमण महिल उनखे 2-3 वैक्सीन्स लॻणियूं हूंदियूं आहिनि, उहा वैक्सीनेशन इलाही ज़रूरी हूंदी आहे। उन खे तव्हांखे जेको आहे उहो मिस न करणु खपे। छो त तव्हांखे ख़बर आहे, चवंदा हुआ अॻु में कंहिंखे रुॻो ज़ुकाम बि थींदो हो अगरि त माण्हू मरी वेंदा हुआ। छो मरंदा हुआ? तॾहिं इहे वैक्सीन्स न हूंदियूं इन करे। त इहे हाणे वैक्सीन्स आयूं आहिनि। छो असांखे ज़ुकाम बुखार थिए थो ऐं असां सर्वाइव करे था वञूं? छो त असांजूं नंढपण में लॻल आहिनि उहे वैक्सीन्स, ऐं असांजी बॉडी एतिरी उन सां स्ट्रॉन्ग थी वई आहे, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग थियो आहे, जो असांजो बॉडी पाण ई उन सां फाइट करे थी वञे। त इन्हनि जी खे बिल्कुलु बि इग्नोर न कयो, बिल्कुलु इन्हनि सां जेको आहे उहो वैक्सीन्स कयो। अच्छा डॉक्टर जी, हाँ जी, मैं सवाल पूछती हूँ इस वक्त। नताशा, एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे जहन में है। मैम, जैसे अभी शुगर के मुतालिक ही बात हो रही थी, तो हम अक्सर देखते हैं कि हमला ख़वातीन को शुगर हो जाता है, तो उसकी क्या रीज़न है? और दूसरा ये कि देहात के निस्बत शहरों में डॉक्टर्स ऑपरेशंस को क्यों ज़्यादा तरजीह देती हैं, जो कि सही नहीं है मेरे ख्याल से। जी देखिए, जो शुगर होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो शुगर होती है जब आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद वो शुगर ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसको जो है जी गेस्टेशनल शुगर कहते हैं उसको। लेकिन उसमें एक चीज़ होती है, अब हम जो नई रिसर्च वो ये कहती है कि जो औरतें जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डायबिटीज़ हो गई, तो 5 से 10 साल के बाद वो हाई रिस्क पे होती हैं कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए। और वो बच्चे जिनके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उनको डायबिटीज़ हुई है, जब वो प्रेग्नेंट थी फीमेल, वो बच्चा, उसके अंदर चांस ज़्यादा होते हैं कि उनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री है या अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप डायबिटिक हैं, तो आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज, अपना वेट नहीं बढ़ने देना, अपना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देना, आपको स्ट्रेस। वजह क्या है, कैसे हो जाती है शुगर? ज़्यादा मीठा खाने से? नहीं, मीठा खाने से नहीं होती शुगर के। जो है इसमें ये होता है कि डिफरेंट इसके जो वैसे तो स्टिल कॉज अननोन जितनी भी ये डिजीज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको तेज़ करते हैं। उसमें जो है कुछ इन्फेक्शंस हैं, कुछ हमारे जो अपना इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं पेंक्रियास के, वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाते, उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, मेनली फैमिली हिस्ट्री जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा काउंट करती है। और कुछ जैसे कुछ इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रूबेला है, मीज़ल्स है, वो भी इसका कॉज बनते हैं। तो इसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो तो बाय बर्थ टीनेजर्स में होती है ना, उसका तो कोई आपके पास हल ही नहीं है इंसुलिन के सिवा। लेकिन टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो आफ्टर 40-50 उन लोगों को होती है जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, मोटापा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है उनका, तो उन लोगों को ये ज़्यादा होती है। तो यही बस इसकी छोटी सी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं जो मेरे जहन में आपने बात की थी, एक आपने ये दूसरी चीज़ ऑपरेशन का मैंने कहा, ऑपरेशन का बोला। देखिए, ऑपरेशन डिपेंड करता है वही जस्टिफिकेशन के ऊपर। जैसे मैंने कहा, अगर एक अच्छा डॉक्टर है उसकी कोशिश यही होती है कि वो आपको आपकी नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आए। उसके लिए अगर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसको
मतलब कोऑपरेशन डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, वो एक पेशेंट को इतना टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं और वो फौरन जो है ना केस को ऑपरेशन की तरफ लेके जाते मतलब हैं। आप डिलीवरी की बात जी कर जी रही हैं। डिलीवरी के, तो वो ऑपरेशंस की तरफ क्यों? डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप लोगों का तो काम है कि एक लाइफ को सेव करें, जी, जी। और ऑपरेशन के आप खुद भी इस बात से एग्री होंगे कि ऑपरेशन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है नॉर्मल की तरफ, तो क्यों किए जाते हैं? एंड टाइम पे ये डिसीजन आप लोग ले लेते हैं और एक फिर दो पेशेंट्स रीजन देते हैं जी, और दो एक रीजन देते reason हैं। एक बच्चे के गले में कॉर्ड फंस कॉर्ड, गई जी, है, जी। दूसरा हार्ट बीट सही नहीं आ रही जी, इस ECG तरीके से सही फिर नहीं आ रही। डेफिनेटली हम जो है ना कोई डिसीजन लेने में हम कहते हैं कि नहीं जी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो क्यों ऑपरेशन को आप लोग तरजीह ज़्यादा देते हैं? वजह या उनको इजी लगता है, लोग कहते हैं कि उनको इजी लगता है वो ऑपरेट कर देते हैं। ऑपरेट करना तो ज़्यादा मुश्किल होता है। जी जी देखें, इसकी वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा ऐसी कुछ चीज़ें हो रही होती हैं जो हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं। डॉक्टर जो उस वक्त डिसीजन लेता है वो आपकी और आपके बच्चे की जान बचाने के लिए ले रहा होता है, लेकिन उसकी जो पीछे जो उसकी रीज़न्स होती हैं वो आप लोग खुद होते हैं। एक वजह ये होती है प्रॉपर फॉलो अप आपने नहीं कराया हुआ होता, कि आपने बिफोर डिलीवरी जो है आपने अपनी सारी चीज़ें आप सपोज़ आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, उस वक्त आपने अपने बच्चे का प्रॉपर जो है वो अल्ट्रासाउंड नहीं कराया हुआ, प्रॉपर पोजीशन का बच्चे की नहीं पता, तो ऐसा अक्सर ऐसा होता है। डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कता कलामी के लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन हमारे साथ हमारी फैमिली में ये ऐसे पेशेंट रहे जो जिनकी डिलीवरी हुई 2 दिन पहले भी उन्होंने चेकअप किया, मतलब पूरा फॉलो अप कर रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं कि पेशेंट को करना चाहिए, बिल्कुल करते आज चले आ रहे हैं, और एंड टाइम पे उनको कहते हैं नहीं जी फ़ौरन जो है ना ऑपरेशन कराना है। तो डेफिनेटली जो हम उनके साथ गए हुए थे हम परेशान हो जाते हैं, और हम यही कहते हैं कि जी डॉक्टर जो कह रहा है वो इस तरीके से भी डिसीजन लिए हैं डॉक्टर्स होते ने। हैं। देखें, कुछ बिल्कुल आटे किए में हैं। नमक के बराबर ऐसे डॉक्टर्स भी होते होंगे जो अर्निंग के लिए, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट ऑफ डिलीवरी अगर आपके पेल्विस की पोजीशन, जैसे औरत अगर उसका पेल्विस इतनी मतलब उसकी ब्रॉड नहीं है, उसमें डिलीवरी के वक्त प्रोलॉन्ग लेबर ना हो। प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब ये होता है कि ज़्यादा देर अगर डिलीवरी में रहे, तो उसमें भी ये होता है कि बच्चे की मेंटल, सिर्फ ये नहीं कि कॉर्ड आप जैसे कह रहे हैं ना, अगर कॉर्ड हो तो ज़ाहिर है वो भी लाइफ थ्रेटनिंग होता है, उसके अलावा बहुत सारी मेंटल रिटार्डेशन की वजह प्रोलॉन्ग लेबर है। बच्चे के ब्रेन को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही काफ़ी देर तक, तो उस वक्त भी बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो उस वक्त भी ऑन द स्पॉट अगर ये कॉम्प्लिकेशन, देखें सच्चाई और झूठ इसका फैसला तो डॉक्टर खुद करता है। अगर डॉक्टर किसी वजह से ये जस्टिफाई करे कि इसको ऑपरेशन करना है, अगर वो बच्चे की और माँ की जान बचाने के लिए कर रहा है, तो वो तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोगों को लगता है कि खैर एंड टाइम पे बता दिया, उस वक्त ऑन द स्पॉट ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, पेल्विस उसका नहीं खुलता, उसके बच्चे के जो है ऑक्सीजन नहीं जा रही, प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, और उसी वक्त स्ट्रेस की वजह से औरत का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो उस वक्त सेव करने के लिए भी बाज़ दफ़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। बाकी जी ये है थैंक यू, इसके बारे में काफ़ी आपने इंफॉर्मेशन दी, उम्मीद है कि नाज़रीन को भी समझ आ गया होगा। बाकी इसमें एक और बात मैं इसी से रिलेटेड पूछना चाहूँगी कि जैसे अब न्यू बॉर्न्स जो हैं, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी स्टार्टिंग में नॉर्मली जो हिफाजती टीके लगते हैं, कुछ वैक्सीनेशन होती हैं, तो क्या उसी में कोविड की वैक्सीन ऐड होगी या अब तक बच्चों को नहीं लगेगी? मतलब कोविड आइंदा में तो आने वाले अभी बच्चे। टीनेजर की शुरू की है ना, अभी इस एज में नहीं दी जाती है। इवन कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी जो है वो आपको 6 मंथ के बाद दी जाती है, तो लेकिन जो बेसिक्स वैक्सीनेशन है जो वो दी जाती हैं इसी। अच्छा, यानी कोविड अभी फिलहाल बच्चों नहीं, के लिए कोविड नहीं अभी है, newborns टीनेजर के लिए में नहीं जो है है, वो teenager में स्टार्ट किया है। ठीक है, सही, बड़ा सही, मज़ा आ सही। रहा है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, कितनी सारी लेकिन हमें- मेरी एक नज़र बार बार डॉक्टर साहब के पिंक रिबन पे जा रहा है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस आगे बढ़ रही है, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें और लोगों को अवेयर करें इसके बारे में। देखें, पिंक रिबन मतलब अवेयरनेस है ब्रेस्ट कैंसर की, सबको पता है आजकल, और असल में मेरा इसलिए लगा हुआ है कि ये कोट मैंने पहना है, बहुत जगह मैं अवेयरनेस दे रही हूँ, नेशनली इंटरनेशनली भी मेरे जा रहे हैं सेशंस। तो हमारा मकसद ये है कि औरतों को उन चीज़ों से अवेयर, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम समझ रहे होते हैं कि ये आम सी चीज़ें, कुछ नहीं होता, हम कहते हैं ना कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता हमारे लिए बहुत कुछ कर देता है, हमारी लाइफ को ख़तरे में डाल देता है। अब ये देखें, जो हम अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये ऐसी चीज़ है, इसका स्टिल कॉज अननोन कहा जाता है। ये जितनी भी, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको समझा ये जाता है कि ये इसके कॉज बन सकते हैं। सबसे पहले जो 10% है वो आपकी है फैमिली हिस्ट्री।
अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी वजह से। सेकंड जो है इसमें अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगी। कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये जो कैंसर है अगर फैमिली से है तो फिर है, तो कुछ डॉक्टर्स का कहना ये है कि ऐसा नहीं होता, नेसेसरी नहीं है कि आपकी फैमिली में है तो फिर ये होगा। नहीं, 10% कॉज कह रही हूँ, पूरा 100% नहीं। तो उसमें से वन जो कॉज है वो 10% वो आपकी फैमिली हिस्ट्री है। तो इसलिए केयर ज़्यादा बनती है आपकी। हाँ, कि अगर आप मतलब इसके लिए आपके पास एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या कोई भी कैंसर की हिस्ट्री है तो आपने अपना प्रॉपर फॉलो अप रखना है, आपने इन चीज़ों से बचना है। एक इसकी वजह जो है वो है म्यूटेशन इन डीएनए या फिर डैमेज डीएनए। डैमेज डीएनए सेल्स जो हैं उसको कहते हैं कि जैसे हमारा डीएनए जो बेसिक हमारी ज़िंदगी का, आप लोगों ने सुना होगा डीएनए यूनिट है बेसिक हमारी लिविंग स्टेट का, तो इसमें जो डीएनए है ये डैमेज सेल्स डैमेज हो जाते हैं। यूजुअली हम सब में 4 से 5 सेल डैमेज डीएनए होते हैं, लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो वो इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अगर इतना इम्पोर्टेंट होता है इम्यून सिस्टम ये वाला। जी बिल्कुल, और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो ये जो डैमेज डीएनए के सेल्स हैं ये आपके डैमेज नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। या फिर म्यूटेशन का मतलब है इनके अंदर कोई केमिकल चेंजेस आती हैं। वो केमिकल चेंजेस किस वजह से आती हैं? रेडिएशन, डिफरेंट तरह के केमिकल्स, कुछ चीज़ों से एक्सपोजर। रेडिएशन जिसमें आपके एक्स्ट्रा जो है वो आपने रेडिएशन ली, एमआरआई ले रहे हैं, सीटी स्कैन ले रहे हैं, अननेसेसरी जब बगैर डॉक्टर को कहे हुए बार बार आप जो है एक्सरेज करा रहे हैं, एमआरआई, ये रेडिएशन ही है ना, ये आप कर रहे हैं। या फिर इसके अलावा इसका एक और कॉज बनता है कि जब आपकी जो है बहुत ज़्यादा आपका एक्सपोजर, जैसे मैंने बताया रेडिएशन से, और स्मोकिंग है, अल्कोहल इनटेक है, उसके अलावा हार्मोनल रिप्लेस थेरेपी। हार्मोनल थेरेपीज औरतें आराम से ले लेती हैं, आजकल तो फैशन है हर चीज़ के लिए, भाई आप अपनी मर्जी से कुछ ना लें। हार्मोनल रिप्लेस थेरेपी भी इसका एक कॉज बन सकता है। ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज़्यादा, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीड, आप बच्चे को दूध नहीं पिलाते, ये भी इसका एक कॉज है। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रेडिएशन का थोरेसिक रीजन पे, बढ़ती हुई उम्र, लेट मेनोपॉज, ये सारे कॉजेज हैं आपके ब्रेस्ट कैंसर के। अक्सर यहाँ शहर में हमने ख़वातीन को देखा है जो जॉब्स कर रही होती हैं वो अपनी बेबीज़ को फीड नहीं करती जी। तो यही मैसेज ही हम उनको देंगे कि भाई कम से कम वो थोड़ा सा टाइम वक्त निकालकर अपनी बेबीज़ को फीड कराया करें ताकि इस बीमारी से बचा जाए, और ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। जी बिल्कुल। देखें इसमें अभी हमारा एक हो रहा था मदर चाइल्ड केयर का एक कैंप हो रहा था, उसमें हम लोग अवेयरनेस दे रहे थे। उसमें हम औरतों को यही बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बच्चे जो हैं पेट ख़राब होता है उनका, तो उसमें बच्चे पैदाइशी बच्चों को क्या, तो देखिए सबसे सेफ चीज़ है माँ का दूध। माँ का दूध आप बच्चे को पिलाएं, उसके पेट की जो गट्स मूवमेंट है वो सही हो कमी जाए। भी तो है इस चीज़ की ना। हाँ यही चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल। भी कैंसर का कोई ताल्लुक है? बिल्कुल, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीड ये तो सबसे ज़्यादा बड़ा कॉज बताते हैं ना कि आपके ब्रेस्ट कैंसर की वजह ही यही होती है। आपने अपना वज़न नहीं बढ़ने देना, हेल्थी लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज करनी है, और इन सारे फैक्टर से आपने बचना है। सही करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत आज आपने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अब लास्ट मैसेज दे दें, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, तो अपना एक नाजरीन को लास्ट मैसेज दे दें प्लीज़। जी देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ज़िंदगी हमारी जो है अल्लाह की दी हुई एक अमानत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो दें, जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में हमारी होस्ट ने बताया, जो डॉक्टर नहीं है लेकिन एक आम पर्सन की हैसियत से उन्होंने बताया कि बीमारी जब हो वो तो आपने डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ जो बताई है सफाई। सफाई हमारे मज़हब में भी है, निस्फ़ ईमान है। आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल को अगर आप साफ़ रखेंगे तो आप बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दूसरा यह है कि आप अपने मज़हब से करीब रहें, आप लोगों से मिलना जुलना रखें ताकि आपकी सोशल हेल्थ भी आपकी सही रहे, मेंटल हेल्थ आपकी सही रहे। पॉजिटिव सोचें, लोगों की मदद करें, लोगों से मोहब्बत करें, और इसके साथ साथ जब कभी भी कोई बीमारी हो अल्लाह पे तवक्कल रखें। और बाकी आप लोगों की मदद के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, हमारी टीम मौजूद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो प्यारी मच बात डॉक्टर आपने की कि अल्लाह पे तवक्कल करें। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने। जी नाज़रीन, हाणे प्रोग्राम जो वक्त जीअं ख़त्म थियण ते आहे, हलूं था हाणे इन जे लाइ अॼु जो जेको टॉपिक हुयो उहो सॼो ज़ाहिर आहे तव्हां सॼो प्रोग्राम ॾिठो हूंदो। काफ़ी सारियूं शयूं उन मां असां पिक कयूं आहिनि जेके अॻियां वञी असांखे कमु ईंदियूं। मेन उन जो मां हिकिड़े पॉइंट में तव्हांखे ज़रूरु चवणु चाहींदसि त सेल्फ मेडिकेशन न कयो। काई बि बीमारी आहे उन जी नॉलेज वठणु त इलाही ज़रूरी आहे, ख़बर हुजणु खपे त इन जा ही सिम्टम्स आहिनि, असांखे हीअ थी सघे थी बीमारी, उहा ॻाल्हि सही आहे, पर मेडिकेशन उन जी पाण न करणी आहे। छो त डायग्नोस त डॉक्टर कंदा न, टेस्ट वग़ैरह कराइण खां पोइ त आया इहा वायरल आहे, बैक्टीरियल आहे या फंगस वारी आहे, जेका बि आहे इहे सॼा डॉक्टर ॿुधाईंदा। त
वसीलो जेको आहे उहो अलाह साईं इहो ई कढियो आहे, डॉक्टर ठाहिया आहिनि। उहे ईअं ई अची कोन वेही रहिया आहिनि, उन्हनि सॼियूं साल इन जी पोयां पढ़ायूं कयूं आहिनि ऐं इलाही महिनतूं करण खां पोइ उहे असांखे इहा सॼी जेका आहे प्रिस्क्राइब कनि था जेके शयूं, ईअं ई कोन था ॿुधाइनि त ज़रूरु डॉक्टर ॾे वेंदा कयो। हाणे असां हलूं था किसकी तरफ? ज़िमल की। हाणे हलूं था, अच्छा फरज़ाना ॾे, पहिरीं हलूं था फरज़ाना ॾे। जी कदरमनो दा ख़ैस्ता प्रोग्राम تاسو کتل لکه څنګه چې ڈاکٹر دا ٹیم سره والا اور ډېرې مفیدی مشورے راکړې. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمیں مفید مشورے دیے اور آپ کی تشریف آوری کا ہم سب جو ہے نا ایک بار پھر تہ دل سے مشکور ہیں. قدرمنو انشاءاللہ بل اتوار بتاسو سره بیا ملاقات کیږي. خو د ملاقات نه مخکې هم دغه خبره ده چې خپل د صحت چې دی هغه ډېر زیات ځان خیال وساتئ، ولی زندگی چې ده هغه ډېره زیاته ښایسته ده او ډېره مختصره ده. کوشش کوئ چې د خپل زړه نه چې دی څوک ازاره نه کوي، ځان هم خوشحاله ساتئ او بل هم خوشحاله ساتئ. راتلونکي اتوار به ستاسو سره بیا ملاقات کیږي. تر راتلونکي اتوار پورې فرزانه افریدي ته به راکوئ اجازت او اوس به ځو د افشان اړخ ته. جی افشان. جی بہت شکریہ فرزانہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، ہم بھی پنجاب کی طرف سے ادا کرتے ہیں. صحت پہ تو بہت باتیں ہو گئیں، جیسے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے. جاتے جاتے اپنے 3 اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتی ہوں کہ تو سوچ تو ممکن ہے کہ پہچان نکل آئے، تو سوچ تو ممکن ہے کہ پہچان نکل آئے، شاید کہ پلٹنے کا بھی امکان نکل آئے، اور بھولی ہوئی یادوں کو بھلانے میں کسی دن، بھولی ہوئی یادوں کو بھلانے میں کسی دن گھر سے تیرے میرا کوئی سامان نکل آئے، گھر سے تیرے میرا کوئی سامان نکل آئے. اور ملتے ہیں جو رستے میں ہمیں لوگ ہزاروں، ملتے ہیں جو رستے میں ہمیں لوگ ہزاروں، ان میں ہی سے شاید کوئی انسان نکل آئے، ان میں ہی سے شاید کوئی انسان نکل آئے. لوگ تو بہت ہیں، انسان آپ کو نظر نہیں آتے. جی ناظرین ایسی ہی چھوٹا چھوٹا میسج اور اپنے بہت بہت خیال رکھو. نیکسٹ ویک انشاءاللہ نوے گیسٹ نواں ٹاپک لے کے اسی تواڈے خدمت چ پھر دوبارہ حاضر ہوواਂਗੇ. ہن چلے ہیں بلوچستان دی طرف. جی گل چاروں کا ڈاکٹر صاحبہ پہلے تو بہت بہت شکریہ. ہم نے جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی پانی چھلک چھلک کے باہر کے ہمارے اندر اتنے سارے سوالات تھے. لیکن گل چاروں کا پر شما ایک قسم پروگرام میں مارتا کہ شما اشی چے فائدہ بزرگ امید ہے کہ شما نمگا بابتا شر ابر ڈاکٹر سوال جس کرتا شمرا ایچے فائدہ بھی اما انشاءاللہ دے میں توارا ملنا آگے زندگی ساتھ دا موقع دا انشاءاللہ اما پدا ہمیں پلیٹ فارم سرا اما ملاقات بھی تو علم عید نوم بو نن تو عید کبو نما نن منتوارن کہ نم ننے اورارے نما فیڈ بیک نن کی بعض اہمیت تے نم ضرور ننے اوربو اور ننے فیڈ بیک اتنائیت بو انشاءاللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. لال میری پت رکھیوں بھلا جھولے لالن سندڑی دا سیوڑ دا سخی شہباز کلندر میری پت رکھیوں بھلا جھولے لالن او لال میری او لال میری پت رکھیوں بھلا جھولے لالن سندڑی دا سیوڑ دا سخی شہباز کلندر دمادم مست کلندر سخی شہباز کلندر حسینی لال کلندر علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر ہو لال میری ہو لال میری.
ऊंचा रोजा हीरा तेरा ऊंचा रोजा बलन बलन देखो बलन ऊंचा रोजा नए अंदाज़ ऐं नए आगाज़ सां कंदासीं नए ॾींहं जी शुरूआत। महिमान हूंदा अञा बि ख़ासि, ॻाल्हियुनि में हूंदी वॾी मिठास।